वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजवीर सिंह चुंडावत है। मैं डेयरी फार्म, गोट फार्म, इक्वाइंस के जो फार्म्स होते हैं उनमें पर डे की क्या डाइट होनी चाहिए, उनके वजन के अनुसार उनकी अलग अलग स्टेजेस होती है। जैसे ब्याने में कितने दिन बाकी हैं, ब्याने के बाद क्या करना है, ब्याने से पहले क्या करना है, ब्याने के बाद जब वो दूध पे आएगी तब क्या करना है। और फिर क्या है कि अलग अलग हमारे मोटिव्स होते हैं कि कहीं हमारा मीट का वेट का पर्पस होता है कि वेट गेन कैसे अचीव करें। और खास करके भेड़ और बकरी का जब आप काम करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके लिए वजन सबसे महत्वपूर्ण है। अब इस वजन को बढ़ाने के लिए क्या फैक्टर्स है जिसमें हमारे को ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हम ये एटलीस्ट ये करें कि हमारा नुकसान ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप जब अपने बकरी फार्म में या फिर भेड़ फार्म में जब स्टार्ट करेंगे गोट फार्म को, तो आप गीला बाटा देने वाले हैं या सूखा बाटा देने वाले हैं? क्यों देने वाले हैं? डाइजेस्ट अच्छा होगा। डाइजेस्ट अच्छा क्यों होगा? ताकि वो जुबान अच्छा कर सके। बहुत अच्छी बात है। अब इस चीज को पूरा एक विज्ञान की तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, जब आप गीला बाटा जब भी देते हैं, और इस मैटर पे चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो या भेड़ हो, ये चारों ही रूमिनेंट्स में आते हैं। ठीक है, बकरी भेड़ को हम स्मॉल रूमिनेंट्स की सेगमेंट में ले सकते हैं। तो इनका जो पाचन होता है, इनका पाचन माइक्रोफ्लोरा और बैक्टीरिया से होता है। क्लियर? इनका पाचन हमारी तरह नॉर्मल पाचन नहीं होता कि सुबह हमने उदाहरण के लिए सब्जी और यानी पनीर की सब्जी खा ली, चपाती खा ली, शाम को बाजरे की रोटी और दाल खा ली, अगले दिन खीर पूड़ी खा ली। इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, इनमें बदलाव नहीं कर सकते। इनमें आपको एक कंसिस्टेंट फीड रखना पड़ेगा। कोई भी बदलाव करें तो धीरे धीरे करें। क्यों करेंगे धीरे धीरे बदलाव? क्योंकि इनका जो पाचन होता है माइक्रोफ्लोरा और बैक्टीरिया से होता है, और इनको नई इंग्रेडिएंट जो हम इनके भोजन में दे रहे हैं उन बैक्टीरिया को डेवलप करने में अपना एक समय लगता है। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। क्या हम ह्यूमन के सपोर्ट के लिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डाल पा रहे हैं या नहीं डाल पा रहे हैं? इस वजह से हमारे दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए, किसी भी तरह का बदलाव, चाहे वो हरे चारे का बदलाव है, चाहे आपके भूसे का बदलाव है, कि कल तक मेरे पास मूंगफली का था, ये खत्म हो गया, अब मैंने गेहूं का चालू कर दिया, ऐसा नहीं। 5-7 दिन पहले से प्लानिंग कीजिए कि ये खत्म होने वाला है, तो इसको धीरे धीरे कम कीजिए अपने ओवरऑल सिस्टम पे कि मैं दिन भर का 20 किलो कोई चीज खिलाता हूं और अगले दिन से मैं उस 20 किलो को बंद करके नई 20 किलो चालू करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। वो करते ही रूमन से रिलेटेड दिक्कतें आएगी, पाचन से रिलेटेड दिक्कत आएगी। पॉइंट क्लियर? चाहे ये सूखे में, भूसे में, तूड़ी में, आप जिसको भी ड्राई फॉडर बोलते हैं उसमें हो तो भी, ग्रीन फॉडर में भी यही चलेगा, और आपका जो फीड का फॉर्मूला है उसमें भी यही चलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमने जहां से शुरुआत किया कि गला के या उसको बॉईल करके या फिर सूखा। सूखा बेहतर क्यों है? सूखा इसलिए बेहतर है कि सूखे को जब आपके पशु खाएंगे तो उसको धीरे धीरे खाते हैं, उसको ढंग से चबाएंगे। जितना अच्छा चबाएंगे उतना मुंह से स्लाइवा प्रोडक्शन होगा, लार आएगी। जितनी अच्छी लार आएगी वो पेट में जाएगा, उस लार के साथ में आपका बाटा थोड़ा बहुत चबा हुआ, उसके बाद में आपके पशु जुगाली के लिए और लेके आएंगे वापस। लाएंगे या नहीं लाएंगे? लाएंगे। तो उस समय पे उसको धीरे 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 आराम से चबाएंगे और स्लाइवा का प्रोडक्शन, जिसको लार कहा जाता है, वो बहुत अच्छी बनेगी। और लार जितनी अच्छी बनेगी वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, जिसको कहा जाता है कि रूमन का जो फ्लूइड होता है उसका एक पीएच होता है। जैसे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, काफी सारी चीजें होती है, वैसे ही इनके पेट में भी एक पीएच चलता है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि फीड का फॉर्मूला एक तो बैलेंस फॉर्मूला रहे, उससे उस पीएच का डिस्टर्बेंस नहीं हो, और दूसरा सूखा बाटा रहे जिससे उस पीएच का डिस्टर्बेंस नहीं हो, और लार ज्यादा से ज्यादा बने। ये लार काम करती है उस पीएच को सही रखने का, न्यूट्रल रखने का, जिसलिए लार को कहा जाता है ये बफर का भी काम करती है। बफर का, ठीक है, कि हल्का फुल्का अगर कहीं पीएच ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एसिडिक साइड में जा रहा है, एल्कलाइन साइड में जा रहा है, तो ये मुंह से जो लार बनी हुई है धीरे धीरे चबाने की वजह से ये सहायता करेगी उस पीएच को नॉर्मल रखने के लिए। ये क्लियर है अपने को? बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली ये बात है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि बकरी और भेड़ में हमारे को जनरली खिलाना कितना चाहिए, ये भी तो एक जानकारी हमारे को होनी चाहिए। तो इसको आप समझिएगा कि ड्राई मैटर नाम की चीज होती है। आपने अभी तक कभी देखा, समझा या नहीं समझा इसको? सुना है कभी इसके बारे में? ठीक है,
ड्राई मैटर को बोला जाता है शुष्क पदार्थ। ओके, शुष्क पदार्थ में यह है कि जैसे हम जो बाटा खिलाते हैं, फॉर्मुलेशन के बारे में हम बात कर लेंगे, हर एक एरिया का अलग अलग अपना एक सिस्टम चलता है, तो उसको हम कॉमन एक सिस्टम पे आ जाएंगे। लेकिन ये जो बाटा है, इसमें मोटा मोटी हम ये मानते हैं कि 90% के आसपास तो शुष्क पदार्थ होता है और 10% मॉइस्चर होता है। ठीक है, उसके बाद में जब हम हरे चारे की बात करते हैं, हरे चारे में 20% के आसपास ड्राई मैटर होता है, 80% के अप्रोक्स मॉइस्चर होता है। ओके, जब आप अपने ड्राई पाउडर की बात करते हैं, सूखला, भूसा या तूड़ी, अलग अलग चीज बोली जाती है ड्राई पाउडर। इसमें हम ये कहते हैं कि 90 to 95% के आसपास ड्राई मैटर होता है और रिमेनिंग 10 to 5%, अगर 95% है तो 5% और अगर 90% है तो 10% मॉइस्चर होता है। ये क्लियर है? ये हर चीज में होता है। हमारा जो फीडिंग पैटर्न है वो टोटली इस पे डिपेंडेंट होना चाहिए। कारण क्या है कि अगर आप अपनी बकरियों और भेड़ों में अच्छा वजन लेना चाहते हैं तो उनका जो बॉडी वेट है, उस बॉडी वेट का अप्रोक्स 3 से 4% के आसपास ड्राई मैटर हमारे को पूरा करना पड़ेगा। कितना? 3 से 4%। अब ये आप ये कहेंगे कि सर 3 से 4% की कैलकुलेशन हम कैसे बिठाएं, एक एक बकरी के लिए, एक एक भेड़ के लिए? यही दिमाग में आ रहा होगा। इसको आसान भाषा में समझने के लिए कि माना मेरे पास में 10 गोट्स है या फिर शिप्स है और उनका एवरेज वेट जो है वो 20 केजी है, या फिर किसी का 5 किलो है, किसी का 10 किलो है, ओवरऑल वेट काउंट कर लीजिए 200 केजी है, तो 200 केजी का 4% के अप्रोक्स हमारा ड्राई मैटर जाना ही जाना चाहिए। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। आसान है या नहीं है, अगर समझ में नहीं आए तो आप बार बार मेरे से पूछ सकते हैं। अब 200 किलो का 4% कितना हुआ? 8 किलो। तो ये जो 8 केजी है ये इन 10 बकरियों में ओवरऑल जाना चाहिए, 10 बकरियों में पूरे दिन का। अब ये कहेंगे कि हम 8 केजी में से मोटा मोटी हमारे को आधा पार्ट, कि हम जिसमें माने कि 10 किलो है तो 10 गोट्स है और 20 किलो का एवरेज वेट है, तो 8 किलो का जब जाना चाहिए तो इसका आधा लगभग 4 किलो से 5 किलो के आसपास आपका बाटे से आना चाहिए। ओके, बाटा यानी कि कॉन्सेंट्रेट फीड जो बनाएंगे आप, ग्रेन्स हो गया, उसके बाद में आपकी केक्स हो गए, ऑयल केक्स हो गए जिनको खल बोला जाता है, उसके बाद में आपकी दाल टुकड़ियां हो गई, ये सारी चीजें जो होगी वो फीड का फॉर्मूला जो होगा कॉन्सेंट्रेट फीड बोला जाएगा इसको। ओके, बकरियों में कोशिश कीजिए, बकरियों और भेड़ों में, कि इनको बहुत ज्यादा अपने को छोटे दाने या दलिया बहुत ज्यादा छोटा नहीं करना, थोड़ा मोटा रहने दीजिए बकरी भेड़ में। जब बात हम गाय की करेंगे या भैंस की करेंगे तो वहां पर हमारे को दलिया चाहिए लेकिन पाउडर नहीं चाहिए। क्लियर? आसान है अभी तक या नहीं है? अब जब हमने बात की कि साहब 4 से 5 किलो यहां से आना चाहिए, तो बाकी का सौदा आपका ग्रीन से हम बात करते हैं। ये ग्रीन फॉडर, ग्रीन फॉडर अगर आप इन 10 बकरियों में हमारे को लगभग हम ये मानते हैं कि 2-3 किलो या फिर 2 किलो के आसपास ग्रीन फॉडर से लेके आते हैं अगर हम उदाहरण के लिए, तो ये इसके लिए हमारे को ओवरऑल जो ग्रीन फॉडर है आप ये मान के चलिए कि अगर हम 10 किलो खिलाते हैं तो उसमें 20% ड्राई मैटर 2 किलो आएगा, अगर 20 किलो खिलाते हैं तो इस तरीके से आएगा। तो ये ओवरऑल जो पार्ट है आपका, ये आपका मान के चलिए कि आप अगर अपने 10 बकरियों की बात करते हैं तो उसमें आपको 4 से 5 किलो के आसपास, 4 से 5 केजी के आसपास कॉन्सेंट्रेट फीड से लेके आइए। एक बकरी को अगर आप कर सकें 5 केजी के अप्रोक्स, 5 टू अगर हम बात करें ओवरऑल बात करेंगे तो लगभग 40 केजी के अप्रोक्स आप ग्रीन फॉडर से लेके आइए। और सूखला सिर्फ पेट भरने का काम करता है जो ड्राई फॉडर, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी मत रखिए। मेजर गोट फार्म्स में जब आप जाएंगे तो वो लोग ये कहते हैं कि हम दाल का भूसा खिलाते हैं, उड़द का भूसा खिलाते हैं, सोयाबीन का भूसा खिलाते हैं, मूंगफली का भूसा खिलाते हैं, लेकिन वो सिर्फ फिलर का काम करता है, उसमें एज सच इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं है। तो प्रोफेशनल डेयरी फार्मिंग के अगर आपको काम करना है तो आपको मेजर जो ध्यान रखना पड़ेगा वो आपको कॉन्सेंट्रेट फीड के ऊपर और ग्रीन फॉडर पे ध्यान रखना पड़ेगा। सूखला बड़ी क्वांटिटी में नहीं खिलाना है, ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं खिलाना है।
अब हम जब बात करते हैं कि साहब इनका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कि ऐसा क्या फीड बनाया जाए जिससे इनका फायदा हो और ऐसा वजन बढ़े। वजन बढ़ाने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत ध्यान होगा, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया मक्का खिलाने से थोड़ा वजन ज्यादा अच्छा आता है। क्यों आता है? क्योंकि मक्के में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ऊर्जा। ऊर्जा जितनी अच्छी जाएगी, क्यों? क्योंकि शरीर को चलाने के लिए एक ऊर्जा का सिस्टम होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें कि शरीर को चलाने के लिए माना कि 100% ऊर्जा की जरूरत है, उसमें से 25% उनकी जो गोबर, पेशाब और कुछ गैस निकलती है उसमें निकल जाता है। कितना बचा? इसको ज्यादा टेक्निकल में भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस 75% में से 45% और 30% में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब ये 75% में से 45% आप ब्रीदिंग में मान लीजिए, उसमें भी तो ऊर्जा लगती ही होगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा, थोड़ा बहुत प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियां हिल रही है, विटामिन, मिनरल्स, हर चीज में ओवरऑल जो जरूरत होती है उसको अगर 100% मानते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रीदिंग में भी जाता होगा, गोबर में जाता होगा, पेशाब में भी जाता होगा, फिर हार्ट बीट उसमें भी जाएगा ही जाएगा। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर अलग रहता है, बाहर का, दिन का टेम्परेचर अलग रहता है और हमारे शरीर का तापमान अलग रहता है। तो हमारा शरीर का तापमान उसको एडजस्ट करता है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए भी तो उनको 10-15 चीजें चाहिए होती होगी शरीर को चलाने के लिए। तो ये चीज यहां पर भी चली जाती है। जो हम बात कर रहे हैं कि बचे हुए 75% में से 45% में इसमें जा रही है। फिर उसके बाद में बात करते हैं बॉडी मेंटेनेंस। शरीर है, उठेगा, बैठेगा, पशु चबाएगा, जुगाली करेगा, अंदर उसके शरीर के पार्ट्स अंदर कहीं ना कहीं बॉडी में मांसपेशियां मूवमेंट करेगी, तभी वो सारी चीजें होगी, तो उसमें भी जाएगा। तो इन सब चीजों में भी 45% चला जाता है। मतलब ये 45% और ये 25%, 70% तो वहां चला गया जिसपे हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप में से कोई भी बताइएगा कि हम इस 70% में से कुछ बचा के यहां डाल दें, शरीर यूज करेगा ही करेगा, ये जो भी खिलाएंगे पिलाएंगे उसमें से लास्ट जो बचता है ये 30%, ये है आपका और हमारा और पशु का लालच। आसान भाषा में कहा जाए, इसमें क्या होगा? अपना लालच है बॉडी वेट, अपना लालच है मिल्क, और पशु का लालच है कंसीव करना, ठीक है? उसके साथ में बच्चा देना। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब अगर अपने सिस्टम में फीड कितना खिलाना है, क्या खिलाना है, उस सिस्टम में अगर कमी चलती है या फिर फीड बैलेंस नहीं है, तो आप ये मान के चलिए वो कमी यहीं से यहीं होगी। और अधिकतर डेयरी फार्म्स में जो बॉडी वेट गेन है, डेयरी फार्म्स हो गए, गॉड फार्म्स हो गए, यहां जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम का मेजर रीजन ये है। क्योंकि बाकी कहीं पे भी एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसपे हम ये चाहें कि यार ब्रीदिंग में कम हो जाए, ऊर्जा कम आ जाए, ब्रीदिंग कम बार करे और कुछ ऊर्जा बचा के हम यहाँ डाल दें, पेशाब कम करे, गोबर कम करे, मिंगनिया कम करे, जो फीकल आ रहा है वो कम हो, ऐसा नहीं कर सकते हम। या बॉडी टेम्परेचर का बैलेंस नहीं हो तो नहीं कर सकते ना। तो बचेगा उसी में से काम आएगा। तो सबसे पहले हमारे को हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी अच्छी फीडिंग आप करेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और अगर फीडिंग नहीं होगी तो आप ये मान के चलना हम उतना अच्छा बॉडी वेट कभी भी नहीं ले पाएंगे। क्लियर है ये? अब इसके बाद में ये तो बात की हमने बॉडी वेट की, मिल्क की, कंसीव करने की, बच्चा होने की। इस बचे हुए में उदाहरण के लिए बात करता हूं कि साहब विटामिन, मिनरल्स, उसके बाद में कैल्शियम, फास्फोरस, एक बहुत बड़ी दुनिया है ये, ठीक है? इनकी भी तो कमी होगी या नहीं होगी? तो ये कमी जब यहां होगी तो ये वापस कहां इंपैक्ट लाती है? इन सारी चीजों। हम क्या करते हैं कि हम हमारी जिम्मेदारी जो है 50-60% तक तो बाटा अच्छा खिला के, कॉन्सेंट्रेट फीड अच्छा खिला के पूरी कर लेते हैं। ग्रीन फॉडर खिलाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ग्रीन फॉडर के बाद में कैल्शियम अलग से देने की जरूरत नहीं है, फास्फोरस की अलग से जरूरत नहीं है, विटामिन की जरूरत नहीं है, हम अलग से प्रीमिक्सेस को यूज नहीं करते हैं, मिनरल मिक्सचर्स पर डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं। होता है या नहीं होता है? हो रहा है। हमारे को ये लगता है कि हम ये एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन
जो आप ये अपने 10% आपके डेयरी फार्मिंग का जो हो, या आपके गोट फार्मिंग का, या फिर आपके शिप फार्मिंग का, इक्वाइन फार्मिंग का ओवरऑल जो एक्सपेंस करते हैं फीड के ऊपर, उसका 10 से 15% अगर आप विटामिन और मिनरल्स पे और दूसरी जो चीजें हैं, फैक्टर्स है, उन पे खर्च करने लग गए तो आपका सिस्टम कभी फेल नहीं होगा। और ये हम एक जगह नहीं 10 जगह कर चुके हैं, चाहे वो आनंद में आपके गोट फार्म हो, चाहे आपके राजस्थान के बेस्ट गोट फार्म हो, वहां पे भी कर चुके हैं, चाहे डेयरी फार्म्स हो, इक्वाइन फार्म्स हो, या कहीं पे भी हो। प्रॉफिटेबिलिटी वही डिपेंड करती है कि जब हम इस 30% की चीज को भी ढंग से पूरा कर पाएंगे। क्लियर? तो हमारी पहली जिम्मेदारी क्या है, और मानसिकता ये रहनी चाहिए कि अगर दूसरा मैं किसी पशुपालक के पास जा रहा हूं और वो मुझे ये कहता है कि साहब मैं ये खिलाता हूं, और अगर उसको उस चीज को फॉलो करने के बाद भी अगर अपने फार्म पे दिक्कत आ रही है, उसका मतलब क्लियर सा ये समझना है कि वो भी ढंग से नहीं खिला रहा है और मैं भी नहीं खिला पा रहा हूं। पहला पॉइंट क्लियर है ये। जब बात करते हैं बकरियों की, अब मैं आ जाता हूं कॉन्सेंट्रेट फीड कैसे बनाना है आपको। पर 100 kg अगर फीड बनाते हैं तो मैं जो हाईएस्ट लेवल पे काम करता हूं मैं उसका फीड बता देता हूं। उसके बाद आपको लगता है कि यार मैं इस लेवल का फीड अगर बाई चांस नहीं खिला सकता हूं, क्योंकि इकोनॉमी भी मैटर करती है कि कोई कितने का खिला सकता है, कोई कितने का खिला सकता है, हर एरिया हर परिवार अलग है, ठीक है। तो मोटा मोटी मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर मैं 100 किलो का फीड बना रहा हूं तो उसमें 25 kg के आसपास मक्का रखने की कोशिश करूंगा। मक्के का दाना, तो ये उसको हल्का सा टुकड़ा कर दीजिए, फिर मिक्स कर दीजिए, यानी एक मक्के के 3-4 टुकड़े ज्यादा से ज्यादा। बकरियों में साइलेज ग्रीन फॉडर नहीं है तो, जैसे आप में से एक पशुपालक ने मेरे से पूछा है कि साइलेज को यूज करना चाहिए क्या। देखिए हमारे को ड्राई मैटर पूरा करना है, ठीक है। अगर हरा चारा हमारे को मिल रहा है तो एक चीज हमेशा जीवन में मानना, हरे चारा, हरा साइलेज हरे चारे का सब्स्टिट्यूट है। यानी हमारे पास में हरा चारा नहीं है तो हमारे को साइलेज खिलाना है, पहला पॉइंट। हरे चारे से साइलेज कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि अपना जो ये साइलेज है, साइलेज में कुछ चीजें जैसे कैरोटीन वैल्यूज, कुछ वाइटामिन्स ये नहीं होते हैं। अगर हरा चारा आप खिलाते हैं और बिल्कुल कटते ही फटाफट खिलाते हैं उसको जल्दी से जल्दी, तो उसमें वाइटामिन्स और मिनरल्स की जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आपको हरे चारे में अगर 3 घंटे 4 घंटे सुबह काटा शाम को खिलाया, शाम को काटा सुबह खिलाया, चॉपिंग करके अगर हम इतना टाइम रख रहे हैं 4 घंटे से ज्यादा, तो उसमें वो वैल्यूज बिल्कुल खत्म हो रही है। तो वो दिखने का हरा है, पानी है, लेकिन काम की चीजें नहीं है। तो अगर आप अपनी जमीन पे हरा चारा उगाते हैं तो मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है आप सभी से कि हरा चारा जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी खिलाएंगे। क्या हम कर सकते हैं? जी जी। इसमें बहुत सारे फायदे हैं आप लोगों को। कैरोटीन्स की जो बात कर रहा हूं मैं, कैरोटीन वो चीज होती है जो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, बीटा कैरोटीन बोला जाता है उस चीज को, जो हरे चारे में फ्रेश अगर मिले। इसका एक उदाहरण समझिएगा कि आज से सालों पहले हमारे गांवों में गाय भैंस बकरी भेड़ सब चरने जाती थी, और आज की डेट में बकरी भेड़ फिर भी चरने जा रही है, लेकिन गाय भैंसों ने चरना कम कर दिया है, बहुत कम। तो जब चरने जाते थे तो वो फ्रेश ग्रीन खाते थे। तो उस फ्रेश ग्रीन से उनको विटामिन ई भी बहुत अच्छा मिलता था। विटामिन ई काम करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता में। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारे छोटे छोटे जो वायरस बैक्टीरिया ऐसे कोई भी इंपैक्ट आते हैं आपके फार्म पे, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है तो आप ये मान के चलिए उनसे आपका शरीर खुद ही लड़ लेगा। अगर शरीर खुद ही लड़ लेगा तो क्या वजन कम होने का चांस आएगा क्या किसी भी बीमारी की वजह से? नहीं होगा। और ये चीज कहां से मिली हमारे को? विटामिन ई। विटामिन ई कहां से मिल रहा था पहले ज्यादा? जब वो चढ़ने जा रही थी, फ्रेश ग्रीन मिल रहा था। उसके साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात मैंने पहले और कही, जिसको कहा जाता है बीटा कैरोटीन। कैरोटीन वैल्यूज बात हुई थी। ये जो हरा चारे में फ्रेश में जो बीटा कैरोटीन होता है, ये होता है विटामिन ए का प्रिकर्सर। किसका? विटामिन ए का।
विटामिन ए डेफिनेटली पशु की कंसीव रेट को इंक्रीज करने में काम करता है। बीटा कैरोटीन जो प्रिकर्सर है विटामिन ए का, और ये कंसीव रेट इंक्रीज करने में बहुत बड़ी सहायता करता है। क्यों करता है उसको समझिए। आपके फार्म पे इनफर्टिलिटी की दिक्कत आती है, गाभिन नहीं हो पा रहे हैं पशु, आती है कि नहीं आती है? आती है दूसरे पशुपालकों के यहाँ पे आती है। तो जो अगर हम किसी भी मिनरल मिक्सचर से, किसी भी कॉन्सेंट्रेट फीड से अगर हम उसके अंदर प्रॉपर फीड बनाते हैं, विटामिन ए डाल भी देते हैं, तो भी जो यूट्रस के अंदर लोकल विटामिन ए बनना चाहिए, जो गर्भाशय है, ओवरी है, उसके अंदर जो लोकल विटामिन यानी वहां जो विटामिन ए बनना चाहिए वो बीटा कैरोटीन बनाता है। कौन बनाता है? बीटा। और ये जब अंदर विटामिन ए आएगा तभी जाके आपके हार्मोन जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ये जो पूरी साइकिल है जिससे आपके गाभिन होने की दर बढ़ती है वो बिल्कुल सही रहेगी। क्लियर? हो सकता है ये पॉइंट आपके लिए बिल्कुल नया हो, क्योंकि बीटा कैरोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो छोटा मॉलिक्यूल है, ओवरी में बहुत आसानी से जाता है प्रोटीन के साथ में मिलके। लेकिन अगर इंडिविजुअल विटामिन ए दिया जाए कि अलग से विटामिन ए, जैसे मिनरल मिक्सचर में आपने देखा होगा विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, तो ये विटामिन ए नहीं जा पाता है। तो पहले क्या होता था कि जब हरा चारा खाते थे तो ये बीटा कैरोटीन जब जाता था शरीर के अंदर तो वो बीटा कैरोटीन प्रोटीन के साथ में ओवरी के अंदर जाके लोकल विटामिन ए में कन्वर्ट होता था, और इसकी वजह से पशु टाइम पे हीट पे आना, गाभिन होना, इन चीजों में कभी दिक्कत नहीं आई। होता था। आज की तारीख में ये हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है, या फिर कमी आ गई, या तो नहीं हो पा रहा है या फिर कमी आ गई, जिसकी वजह से हमारे को क्या फेस करना पड़ रहा है? बांझपन। और ये आ रही है प्रॉब्लम सभी जगह की है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों को ये दिक्कतें बहुत बड़ी लगने लगेगी, और ये दिक्कतें वास्तविकता में बहुत बड़ी है। अगर हम कहें कि बकरी से हमारे को साल में 2 बार प्रजनन लेना चाहिए, और अगर वो गाभिन ही नहीं हुई तो क्या हमारे को, आप खुद सोचिए ना कि अगर वो 2 साल में 2 बार की जगह 1 बार ही हुई तो क्या हमारे लिए लॉस नहीं है? क्या बहुत बड़ा लॉस है। वैसे ही आपको मैं और एक और बात बोलता हूँ कि आप में से कितने पशुपालकों के पास गाय भैंसे हैं? लगभग सबके पास है। अब आप ये समझिए एक गाय, सर एक सवाल तो मैं बताइए प्लीज। ये जो ग्रीन जो फ्रेश पाउडर है उसमें बीटा कैरोटीन है? हाँ डेफिनेटली। एक सवाल और सर, मतलब बारिश होती है तो जैसे कुछ बंद भी हो जाता तो सेम डे काट के डाल सकते हैं सिर्फ और गोट को? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। बस एक आपको खास करके कुछ फसलों में ध्यान रखना है जिसकी एक फिक्स उम्र होती है कि ये 40 दिन 45 दिन या इतना बड़ा नहीं हो तब तक नहीं खिलाना है, क्योंकि उससे साइनाइड टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। और इस चीज का खास करके आपके आसपास, जैसे यहाँ आप जिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं कि किस किस हरे चारे में हमारे को इस चीज का ध्यान रखना है, कितने दिन का वो बड़ा हो जाए उसके बाद खिलाना, इस चीज पे खास करके ध्यान दीजिएगा। दूसरा, हरे चारे की जब आपने बात की तो इसमें हरे चारे में आजकल, मुझे नहीं पता यहाँ अगर बाई चांस कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो माफी चाहूंगा, एक हरे चारे का आप यूट्यूब पे बहुत देखते हैं जिसका नाम है नेपियर। जी यहाँ खिलाने के लिए कहा गया। देखो मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, आप खुद पढ़िएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हम बड़े बड़े फार्म्स पे कर चुके हैं। अगर आप अपने फीड के अंदर कॉन्सेंट्रेट फीड बना रहे हैं, उसके अंदर डाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्साइट और एक जो पूरा सिस्टम चलता है वो डाल रहे हैं, तो आप कैल्शियम फॉस्फोरस एक्स्ट्रा देके नेपियर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी रख सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे पास में कुछ भी हरा चारा नहीं है, हमारे पास में बड़ी जगह नहीं है, तो हम नेपियर पे कि यार कम जगह में ज्यादा हो जाएगा तो हम खिला सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में जगह की कमी नहीं है हरे चारा उगाने की, या हरे चारे की व्यवस्था की कमी नहीं है, तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि नेपियर के अलावा जो ट्रेडिशनल अपने पारंपरिक जो हरे चारे हैं उन पे ज्यादा जोर दीजिए। रिचका वगैरह से बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्रूड प्रोटीन होता है, बहुत अच्छा डाइजेस्टेबल प्रोटीन होता है, बेहतरीन मजा आएगा आपको। एक सर एक बरसी करके आता है वो भी बहुत अच्छा है, बाजरी भी आती है सर, बेहतरीन है। मक्के का भी हरा खिला सकते हो, रिच का, बिल्कुल बिल्कुल ये सारी। कितने दिन बाद देना चाहिए?
ये इतना टेक्निकल एग्रीकल्चर का नॉलेज मुझे नहीं है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये पार्ट यहाँ पर रोका कि कितने दिन का बढ़ा। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि किसके अंदर कितना अच्छा प्रोटीन है, कितना अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, क्या है। अब मैंने जो नेपियर के लिए आप लोगों से निवेदन किया है ना, उसका छोटा सा कारण है, उसको समझिएगा। नेपियर के लिए भी कहूंगा और गेहूं के सूखले के लिए भी कहूंगा, या किसी भी तरीके का आप जो ड्राई पाउडर खिलाते हैं उसके लिए कहूंगा, दोनों के दोनों में ऑक्जेलेट नाम की चीज होती है। क्या होती है? ऑक्जेलेट। ये ऑक्जेलेट अपने सूखले में, ड्राई पाउडर में कम होता है, नेपियर में थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्लियर? हम जो भी खिलाते पिलाते हैं उसमें हमारी कोशिश रहती है कि हर मांसपेशी का फैलना और सिकुड़ना कौन निर्धारित करता है? वो करता है कैल्शियम। ठीक है? मांसपेशी के साथ साथ में हड्डियों का प्रॉपर स्ट्रेंथ रहे, प्रॉपर उनकी ग्रोथ हो, उसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है या नहीं है? इतना तो हमने पढ़ा हुआ है। तीसरा, कैल्शियम के बारे में और अगर बोले हैं तो कैल्शियम, और भी इतनी बात कह सकता हूं कि अभी मैं जो बोल पा रहा हूं या हाथ भी हिला पा रहा हूं ना, अगर अब कैल्शियम कम बढ़ जाए तो मैं मूवमेंट नहीं होगा मांसपेशी का। ठीक है? तो हम जो ये कैल्शियम है इसको कोशिश करते हैं कि साहब एक तो सनलाइट से, धूप से हमारे को मिले विटामिन D3, ओके, सनलाइट से आवे, या फिर किससे आवे? किसी मिनरल मिक्सचर से या प्रीमिक्स से, ठीक है, इससे आवे। और ये विटामिन D3 इस कैल्शियम को जोड़ के ब्लड तक लेके चला जाए। कहां पे? खून तक। तो ये आएगा काम में। लेकिन ये जो ऑक्जेलेट होता है ना, ये एक तरीके के पायरेट्स हैं। ठीक है? ये क्या करते हैं? ये कैल्शियम के साथ में बाइंड करते हैं और इस कैल्शियम को कैल्शियम ऑक्जेलेट बना के फीकल, गोबर, नींगियों से बाहर निकाल देते हैं। अगर क्वांटिटी कम है नेपियर की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नेपियर बहुत ज्यादा खिला रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी। एक साल या तो हमारे को फिर फीड में डाइकैल्शियम फॉस्फेट जो मिलाते हैं पाउडर, और उसके साथ में कैल्साइट पाउडर या लाइमस्टोन पाउडर जो मिलाते हैं, उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कमी हो रही है तो उसको सुधारना तो पड़ेगा ना हमारे को। हाँ बताइए। एक साल में 4 महीने के अराउंड हमें ग्रीन पाउडर मिल जाता है जी, उस टाइम क्या करें? उस समय आप साइलेज पे जा सकते, बिल्कुल, कि हमारे को अगर ड्राई मैटर पूरा करना है तो कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा। तो उस समय अगर आपको लगता है कि मेरे पशु कमजोर हो रहे हैं और मेरे को उतना साथ नहीं मिल पा रहा है, जो वजन में चाह रहा हूँ वो नहीं मिल पा रहा और मुझे इस समय पे बड़ा नुकसान हो रहा है, तो डेफिनेटली अपने को साइलेज पे अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा। सर पहले ये फीड का सिखा दो, फिर सर ये फीड वाला जो इशू ठीक है? तो ये अपना पार्ट 100 किलो वाला 25 किलो भी है सर। ठीक है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं तो ध्यान है पूरा, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी था। तो 100 kg में कंसंट्रेट फीड 25 kg के आसपास का और मक्का मेज होगा। दो तरीके से हो सकता है। अगर आपके पशु खाने के लिए आदी हैं तो पूरा मक्का दे सकते हैं, और नहीं है तो 3-4 टुकड़े वाला, बड़े टुकड़े वाला दलिया देना। ओके? बिल्कुल छोटा बारीक गला हुआ, गला के बॉइल्ड नहीं देना है। अगर बॉइल्ड देते हैं, गला हुआ देते हैं, तो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगाते हुए अपने कॉन्सेंट्रेट फीड को धीरे धीरे ड्राई पे लेके आ जाना है। कर सकते हैं ये? हाँ सर। ठीक है, सर ये पूरा दिन इसमें ये बड़े रहेगा, पशु टुकड़े करके देते हैं। बिल्कुल। बड़े पशुओं की अगर बात करेंगे तो उसमें 4 टुकड़े वाला नहीं जाता है, उसमें आपको बिल्कुल बारीक दलिया बनाना है, लेकिन पाउडर नहीं करना। आपको बताऊंगा ना उसका कारण, आपको एक कारण तो बता दिया, एक बार ये कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम ये डिस्कशन करते हैं 1 by 1। ठीक है? 25 किलो के आसपास में आपके पास में बाजरा मिल सकता है, आपका लोकल आपको जौ मिल सकता है, लोकल आपको यहाँ पर आपका गेहूं मिल सकता है, जो भी दूसरे ग्रेन्स है उनको आप ऐड कर दीजिए। बाजरे की जगह कोई भी नहीं, जैसे बाजरा हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया, कोई भी एक। और अगर हमारे को दोनों तीनों इकट्ठे हैं तो तीनों को मिक्स कर दीजिए। नहीं ऐसे नहीं करते सर, बाजरा सर्दियों में देते हैं जो उसका भी पार्ट मैं आपको समझा दूंगा, वो एक एक करके आप पॉइंट लिख लो कि ये सर्दी गर्मी में अपना जो ये पार्ट है ना, कि जैसे मक्का देने से गर्मी हो जाती है, फिर ना गाय भैंस में बकरियां गैपन नहीं होती है, ये धारणाओं पे भी बात करेंगे। ठीक है? फिर कोशिश कीजिए इसमें मोटा मोटी 20% के आसपास में खल लेके आइए, चाहे वो मूंगफली की हो, सरसों
सरसों की हो और चाहे आपकी इसकी अपने कपास की हो, कोई भी ठीक है, कोई भी। और अगर मिक्स कर सके तो बहुत अच्छा होगा, सबकी थोड़ी क्योंकि प्रोटीन के टाइप होते हैं। जैसे मूंगफली की खल में हम मानते हैं कि सबसे अच्छा प्रोटीन का टाइप होता है, मैं मानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सरसों को मैं इसलिए ऐड करवाता हूँ कि थोड़ा सा कॉस्टिंग कम हो जाए, पैसा कम हो जाए अपने ओरल। लेकिन सरसों क्या खाते नहीं है आसानी से, तो सरसों की खल को ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे मूंगफली की खल या दूसरी खल को कम करना है और धीरे धीरे सरसों की खल को बढ़ाना पड़ेगा, खाने की आदत पे लाना पड़ेगा। और ये कठिन है, आसान नहीं है। एकदम आप डालोगे कि मैं 5% 10% का गेन कर लूं तो नहीं हो पाएगा। क्लियर? कपास का सर, कपास को आपको कपास आप खिला सकते हैं बिल्कुल, ये तो इजीली खा लेते हैं। लेकिन कपास की खल अगर आप खिलाते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप ओनली कपास खिलाते हैं, कुछ पशुपालकों को मैंने देखा है, ऐसा एक्सपीरियंस है राजस्थान में और अलग अलग जगह पिनोला बोलते हैं कपास। कपास अगर कभी भी खिलाएंगे पूरे तो उसको उबाल के ही खिलाएं। उसमें ग्लोसिपोल नाम की चीज होती है, उसका एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, उसको हमेशा हमारे को उबाल के ही खिलाना है। उबालने से वो चीज चलेगी, ठीक है। कोशिश एक और कीजिएगा जो आप अपने दिमाग में रखिए, ये जो कपास की खल हो गई या कपास हो गए, ये आपके ओवरऑल इस 100 kg का जो कॉन्सेंट्रेट फीड बना रहे हैं, इसमें 15% से ऊपर नहीं जाए, कभी भी 15% से ऊपर नहीं लेके जाए। कर सकते हैं? जैसे टोटल अपने 20 किलो लिया है खल वाला पार्ट, तो इसमें ये ध्यान रहे कि कपास अगर हमारे पास में कपास ही अवेलेबल है तो ये 15% से 15 किलो से ऊपर नहीं जाए, 15 किलो से नीचे नीचे ही रखना है। और बाकी का पार्ट हम मूंगफली से लाए, सरसों से लाए, कहीं से भी लेके आते हैं, कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम मोटा मोटी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 30 किलो के आसपास आपकी दाल की कोई भी टुकड़ी, चूरी, इस तरह की जो चीजें हैं ये डाल दीजिए, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो गेहूं का चापड़ वगैरह खिलाते हैं क्या बकरियों को, और इनको खिलाते हैं? गेहूं का भूसा नहीं, चोकर खिलाते हैं? आसानी से खा रही है? चलो, आसानी से नहीं खाती है सर, आसानी से नहीं खाती है ना? नहीं खाती। बस मैं इसी वजह से मैंने अभी नहीं लिखा था। नहीं खाती। अगर आप कर पाए, अगर आप कर पाए हमारे पास कितने तो अपने को ये कोशिश करनी है कि इसको भी लगभग 20 किलो पे रोकिए और ये 10 किलो के आसपास यहाँ पे गेहूं का या फिर अपने ज्वार का, जौ का, जो आप क्या बोलते हैं, चोकर बोलते हैं, चोकर, हाँ, तो इस चोकर पे थोड़ा सा ऐड कीजिएगा। बेसिकली क्या है कि जो फाइबर वाला पार्ट आएगा ना वो इससे ज्यादा आता है। एनर्जी मिलती एनर्जी तो अनाज से मिलेगी, नहीं, जैसे चोकर में छिलका ना सब उसका ऊपर। हाँ, चापड़ भी बोला जाता है, सर, चोकर- प्राण बोला जाता है, ज्वार का, जौ का, जो भी आप बोलना चाहे, दूसरे किसी भी का भी ले लीजिए, चोकर लेना है अगर आप लेते हैं तो, ठीक है। दलिया, दलिया भी बिल्कुल अपना होता है, पाउडर छिलका टाइप होता है, गेहूं का चापड़ आता है ना, वैसी चीज होती है। तो बेसिकली ये जो चोकर है ये, और इनमें से कुछ कुछ फाइबर मिलेगा, बहुत बड़ा फाइबर नहीं मिलेगा। जैसे ये दोनों सेगमेंट है, ये आपके क्या कर रहे हैं, फैट एंड प्रोटीन को पूरा करने का काम कर रहा है। ये अनाज वाला सेगमेंट आपका कार्बोहाइड्रेट को पूरा करने का काम कर रहा है, और ये थोड़ा सा फाइबर आ रहा है, ठीक है। ये मेन फाइबर का पार्ट अपना आ रहा है चोकर से। फाइबर और कहां से आ रहा है, फाइबर और रेशा कहां से मिल रहा है, हरे चारे से, सूखले से मिल रहा है। हरा चारा, सूखला और साथ में ये थोड़ा सा फाइबर, ये तीनों चीजें मेजर काम करती है फैट बनाने में। किसमें काम करता है फाइबर? फैट बनाने में। फैट बहुत जरूरी है, जबकि हम क्या मानते हैं कि हमारे को अगर फैट बढ़ानी है तो हमारी डिपेंडेंसी किस पे जाएगी, किसी न किसी तेल के ऊपर, ऑयल के ऊपर जाएगी। उसके बाद में किस पे जाएगी, बाईपास फैट पे जाएगी। और अब आप सोचिए इन दोनों जगह आप पैसा लगा रहे हैं। और तीसरी चीज क्या है, आप ये सोचेंगे कि साहब मेरे को फैट कहां से मिल जाएगी, मूंगफली से, सरसों से, कपास से मिलती है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में मिलती है। पशु के शरीर में जो मेन फैट बनती है वो फाइबर से बनती है। 3 वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं
जिनको अलग अलग एसिड्स बोला जाता है, तो एक एसिड ग्लूकोज बनाने का काम करता है, एक फैट बनाने का काम करता है, ऐसी काफी सारी चीजें, इतना टेक्निकल अपन नहीं घुसेंगे। तो अपने को मानना है कि मोटा मोटी मेरे को लगभग इस फीड फॉर्मुलेशन के आसपास रहना है। रह सकते हैं? आपने जो दाल टुकड़ी लिखी है उसकी जैसे दाल का छिलका होता है जो देखो समझिएगा, अगर मेरे को छिलका लेना है तो छिलका क्या हुआ? फाइबर। छिलका मुझे किस रेट में मिल रहा है? आज की डेट में 28 रुपए 27 रुपए मिल रहा है दाल का छिलका। आज की डेट में अगर बात करता हूँ, कल ही मैंने किसी के लिए फॉर्मुलेशन बनाया था, जब मेरे को 28 रुपए में छिलका मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, और ये गेहूं का चोकर मोटा वाला, पतला वाला नहीं, मोटा वाला, अगर मेरे को 22 रुपए 22.5 रुपए 23 रुपए मिल रहा है, तो मैं यही खिलाऊंगा ना। मैं ये क्यों खिलाऊंगा? गेहूं का भूसा मतलब चोकर आता है, दलिया गेहूं का ब्रान बोला जाता है, जिसको व्हीट ब्रान हो गया, राइस ब्रान हो गया, इस तरीके से ब्रान बोला जाता है उसको। अगर नहीं मिलता है अपने एरिया में, इसको छोड़ो, यहाँ पर इसको दाल टुकड़ी से ले आओ, आपकी दाल के छिलके से लेके आ जाओ, लेकिन वो लाना पड़ेगा। कर सकते हैं? क्लियर ये चीज? सर ये क्लियर हो गया अपना। इसमें मिनरल मिक्स कितना मिलाना, किस किस टाइम देना है इसमें? मिनरल मिक्सचर का पूरा सेपरेट गणित अपन बात करेंगे। बिल्कुल सर। किस टाइम खिलाना है अभी? किस टाइम खिलाना है? हाँ। कोशिश कीजिए, अगर वन टाइम फीडिंग है आपकी, तो शाम के टाइम खिलाइए, ताकि खा के थोड़ा बहुत पानी पी के, थोड़ा बहुत खेल के आराम से रेस्ट करें, ताकि ये ऊर्जा बचे। अच्छा सर, इसमें मिनरल मिक्सचर डालने की कोई जरूरत नहीं? मिनरल मिक्सचर अलग से बताएंगे ना आपको। अच्छा, और ये चोकर और उसमें फर्क है क्या? देखो, आपको ये पहले लेवल का बाटा है, अगर आपको इससे हायर लेवल पे जाने का मन है, तो अपन क्या करेंगे कि इस 10 किलो में से अपन ये माइनस करेंगे कि साहब लगभग 2% के आसपास आपको डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डीसीपी बोला जाता है, 2% के आसपास रही है। अगर 2% ये डालते हैं तो गेहूं का चोकर कितना हो जाएगा? 8%। इसी में से कम करना है, और किसी चीज में से कम नहीं करना है। और 1% या आधा % के आसपास आपको लेके आना है कैल्साइट पाउडर, कैल्साइट या फिर लाइमस्टोन। कर सकते हैं? ये प्रॉपर सिस्टम होता है अगर ढंग से काम करें। इसमें अगर और हायर जाना है तो इसमें खूब सारी चीजें, इनके रूमन से सपोर्टिव और बहुत सारी चीजें आती है। कैल्साइट और लाइमस्टोन पाउडर। इकोनॉमिकली करना है। जो ज्यादा पैसा ना लगे और काम भी करना है साहब। अगर देखो नॉर्मल काम करना है तो ये है, अगर हमारे को और हायर जाना है तो फिर मैं ये कहूंगा। बचत भी चाहिए ना, बचत भी। ये पाउडर है क्या सर सारे? ये पाउडर है, ये दोनों पाउडर है, मार्केट में मिलते हैं। जैसे डीसीपी जो है आपको 40 रुपए से लगा के 55 रुपए के बीच में प्रति किलो मिल जाएगा। कैल्साइट पाउडर आपको 3-4 रुपए से लगा के 12 रुपए किलो में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आप सभी जैसे पशुपालक रहेंगे, किसी का 20 रहेगी, किसी का 100 रहेगी, तो वो उतनी मात्रा नहीं बैठती कि आपको प्रॉपर कॉस्ट मिल पाए। इसीलिए मैंने आपको ये ज्यादा चीजें नहीं लिखी। मैं लिखने में बहुत कुछ लिख सकता था यहाँ पे। अभी इनके पाचन के लिए ईस्ट चाहिए, वो भी लिख सकता हूँ, रूमन मॉडरेटर, ऐसी काफी सारी चीजें, तो उनको अभी सेपरेट रखिए। आप तो नॉर्मल ये मोटा मोटी इस पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर? यहाँ तक अपने को क्लियर है? आगे बढ़े। अब अपन जो ऑक्जेलेट की बात कर रहे थे, उसके साथ साथ में एक और पॉइंट था, एक तो नेपियर का, और दूसरी बात हुई थी सूखले की, हमारे ड्राई फॉडर की, हमारे भूसे की, हमारे तूड़ी की हुई थी। इसको भी कोशिश कीजिए, अगर आप पानी में डाल सके 2-3 घंटे गीला करके रखिए, पानी में डालिए। बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं देनी है, कम क्वांटिटी है तो उसको पानी में डाल के थोड़ी देर 2-3 घंटे के लिए भिगा के रखिए। तो जो ऑक्जेलेट्स होंगे वो उस पानी के साथ में बंद जाएंगे, और फिर उसको आप निकालिए और फिर फीडिंग करवाइए। 2 फायदे होंगे, एक तो ऑक्जेलेट निकल गया, और दूसरा आप जो ये सूखा और ये सारी चीजें खिला रहे हैं ना, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ पाचन क्रिया थोड़ी आसान हो जाएगी उनके लिए। तो क्या इससे अपना फायदा नहीं होगा क्या? बंदा नहीं ये लगेगा। पाचन क्रिया जो आसान होने देखने की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि उसको पचाने में उसको जोर नहीं आ रहा उतना। सर यही चीज जो आप अच्छा, इसमें सर नमक का कहीं चर्चा नहीं है, नमक वमक नहीं डालना चाहिए। नमक का आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नमक का एक एक करके जाने दीजिए मुझे। अब बात करते हैं कि अभी तक अपन ने ग्रेन्स की इन सारी चीजों की बात की,
अब अपन बात करते हैं कि सर कैल्शियम, फास्फोरस, सॉल्ट, एमिनो एसिड्स की क्या प्रोफाइल है, क्या नहीं है, इनको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा में। अब एक्स्ट्रा में जब बात करते हैं तो हर 100 किलो में 1.5 किलो से ऊपर नमक पे नहीं जाना है, ठीक है, अगर फीड में डालते हैं। काफी सारे पशुपालक आजकल वो नमक के डले जो आते हैं उसको यूज करते हैं। कुछ पशुपालक क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिक्स यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिक्स यूज करते हैं। तो नमक का इसीलिए मैं एक सेपरेट सेगमेंट लेता हूं जिसमें मैं नमक को सेपरेट समझाता हूं, क्योंकि पशुपालकों की सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, वो अलग अलग चीजें यूज करना चाहते हैं। अगर आप अपने बाटे में मिलाना चाहते हैं तो 1.5% डालना है। कितना डालना है? 1.5% से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बाटे में ऐड करते हैं तो मेरा निवेदन है कि अपने को ये आयोडाइज सॉल्ट 15 रुपए किलो ये नहीं लाने। इंडस्ट्रियल नमक आता है 3 रुपए 4 रुपए किलो के आते हैं बड़े बड़े, चलेगा, उसको तोड़ दीजिए और ढंग से मिक्स कर दीजिएगा बस। सर ये मतलब सूखे चारे के साथ ये मतलब जो दाने वगैरह मिक्स करके खिला सकते हैं? बहुत अच्छा होगा अगर आप ऐसा कर पाए। देखिए, आप में से एक पशुपालक का क्वेश्चन है क्या हम सूखा चारा, हरा चारा और बाटा ये क्या मिक्स करके खिला सकते हैं? इसको TMR बोला जाता है और डेफिनेटली खिला सकते हैं, बहुत फायदा करेगा। तो दाना भी भिगाना पड़ेगा दाना तो हमारे को सूखा ही ऐड करना है। सूखा सारी मिक्सिंग की, अच्छे से मिक्स किया, उसको बैच बनाया, उसको अच्छे से मिक्स किया और फिर हमारे इतने पशु हैं उसके हिसाब से हमने देख लिया 3 से 4% के आसपास हमारे को कॉन्सेंट्रेट और ग्रीन वाला वो जो फॉर्मूला बताया था उससे सेट करके खिला दीजिए। आसान रहेगा, सुखी रहेंगे। शाम को मिला के खिला दीजिए, ठीक है। और बाकी टाइम आपको लगता है तो थोड़ा बहुत सूखा और ये है जो उनके मेंजर्स में रख लीजिए, उनकी इच्छा होगी तो हरा चारा और वो अलग से खा लेंगे। पानी की व्यवस्था, हाँ, पानी की व्यवस्था क्या आप अपने पशुओं के बीच में कर पाएंगे रेगुलर? है शेड की प्लानिंग में बता दिया होगा, जरूर कीजिएगा। शेड का शेड नहीं होता, प्लानिंग बताई आप लोगों ने बना रखी है। कुल मिला के मुझे नहीं पता है यहाँ पे विजिट्स वगैरह होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों के प्रोग्राम में इतना समय होता है या नहीं होता है वो भी नहीं पता मुझे। शेड का आज है, शेड का है, चलो बढ़िया, आपकी क्लास के बाद है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाटर पे साफ कंटिन्यू जैसे सुबह भर के रख दिया या वन टाइम पी लिया, उसको दोबारा फेंक देना चाहिए, फिर रखना चाहिए। देखो अपना बेसिकली पानी पीने की जो जगह है ना वो साफ होनी चाहिए, क्लियर है। हम भी पानी पिएंगे, क्लीन पिएंगे, अगर उसमें फंगस होगी तो कहीं ना कहीं टॉक्सिन जाएगा, टॉक्सिन जाएगा ना, टॉक्सिन जाएगा तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को बाइंड करेगा और फिर वो निकल जाएगा, जो काम के आने वाली चीज थी वो नहीं आ पाएगी। तो निवेदन यही है कि पानी की व्यवस्था, फ्रेश अच्छा पानी, क्लीन पानी, साफ पानी की व्यवस्था उनके पास में रहे। अब पानी क्यों जरूरी है इस बारे में एक छोटा सा बात को समझा जाए तो आप ये समझिए, हमारे भारतवर्ष में पूरे भारत की अगर बात कर दी जाए तो 95% एरियाज में 8 से 9 महीने 10 महीने तक बहुत अच्छा टेम्परेचर रहता है जो 30 डिग्री से ऊपर होता है। यस सर, होता है, या तो टेम्परेचर हाई है या फिर उमस है, कहीं ना कहीं हम वो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे गर्म मौसम रहता है। और अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में एक्सट्रीम डाउन भी होता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में पशु को शरीर का तापमान बैलेंस करने के लिए पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। जैसे उदाहरण के लिए आज आप और हम बैठे हुए हैं, अभी आज से 5 दिन 7 दिन पहले ठंड बहुत ज्यादा थी, ठीक, हमारा पानी का इंटेक कम है और आज की डेट में हम पानी उतना नहीं पी पा रहे हैं तो हमारे होंठ सूख रहे हैं, हमारा हाथ, लोग कहते हैं कि सर्दियों में हाथ फटते हैं, होते हैं, तो वो भी एक तरह का डिहाइड्रेशन है क्योंकि आप सर्दियों में अपना वाटर इंटेक कम कर लेते हैं। क्लियर? तो उसी वजह से पानी का इंटेक प्रॉपर्ली रखना ही रखना है। अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी भी चीजें बताई है ना, ये आपके 60 से 70% आपके फार्म की सफलता का राज है। अब बात करते हैं लास्ट के 30 से 40% में ऐसा क्या करना है जो सोने पे सुहागा करेगा, और जहां पे आप हमेशा कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे, लेकिन आपको राइट सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलने वाला है। ये मैं आपको मेरे पर्सनल अनुभव से बोल रहा हूं। अब आप ये ध्यान रखिए, आपने बाटा खिला दिया, आपने हरा चारा खिला दिया, आपने अच्छा ड्राई पाउडर खिला दिया, आपने साइलेज खिला दिया, ये सारी चीजें खिलाने के बावजूद भी जो बॉडी वेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है?
मैंने एक शुरुआत में बात बोली कि कैल्शियम की कमी, बोला कैल्शियम की कमी पूरी करनी होगी तो क्या खिलाएंगे? चूना भी हो जाता है जैसे पानी में, बिल्कुल। कैल्शियम पाउडर भी आता है। कैल्शियम पाउडर में आता है या कैल्शियम लिक्विड में आता है? पाउडर वाला भी आता है, लिक्विड में भी आता है। और सबसे पहला दिमाग तो हमारा वहीं गया होगा, लिक्विड वाले पे कैल्शियम का नाम आते ही गया था। अब आपको बताता हूँ मजे की बात। माना कोई बकरी है 40 किलो की या 50 किलो की, मान ले थोड़ी कैलकुलेशन इजी रहेगी। बकरी है, बकरा आप बात करते हैं 50 केजी की। जब प्रोफेशनल फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा ऊपर वजन पे, जाना पड़ेगा। 50 केजी की है और उसका हम बॉडी वेट का 2.2% लेते हैं अप्रोक्स, तो ये आएगा 1.1। ठीक है, अब ये 50 के लिए 11 मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं तो इसका लगभग पर डे जो अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें कैल्शियम की, तो आप ये मान लेना लगभग 50 ग्राम कैल्शियम के आसपास की इसकी जरूरत आएगी। ठीक है, मोटा मोटी बॉडी वेट पे 1 ग्राम मान लीजिए अपना। तो अब आप जो ग्रीन फोडर और ये सारी चीजें खिलाते हैं, इन सब से जो आप कॉन्सेंट्रेट फीड खिलाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उससे आप ओनली 50% के आसपास के रिक्वायरमेंट उदाहरण के लिए पूरी कर पाएंगे। फिर आपके पास में ऑप्शन आया लिक्विड कैल्शियम का। लिक्विड कैल्शियम में 1 लीटर में या 1000 ml में, ध्यान से देखिएगा लिखा हुआ आएगा कैल्शियम 35,000 मिलीग्राम। कितना? 35,000 मिलीग्राम। ये आपके लोकल से लोकल कंपनी और आप जिनको सबसे स्टैंडर्ड कंपनियां मानते हैं, जो भारत में 50-50, 60-60 साल से इस पूरे वेटरनरी सेगमेंट की जो लीडर बनी हुई है ना, उन कंपनीज का बता रहा हूं 35,000 मिलीग्राम लिखा हुआ आएगा। और इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितने ग्राम होगा? 1000 का भाग लगाएंगे मिलीग्राम में, जी जी कितना हुआ? और बकरियों को कितना देने के लिए बोलते हैं ये कैल्शियम? 50 ग्राम, 20 से 50 ग्राम। ठीक है, अब अगर 1 किलो के अंदर 35 ग्राम है, 100 ग्राम के अंदर आएगा 50 ग्राम के अंदर कितना है? 1.75। मेरी कमी खड़ी हुई है 20 ग्राम के आसपास की, 25 ग्राम के आसपास की, 30 ग्राम के आसपास की उसके वजन से। ये कम से कम कमी होगी आपके अगर निकालेंगे टेक्निकल सिस्टम से तो। और इससे क्या हो जाएगा? कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ साथ में 1 लीटर क्या भाव पे देते हैं वो आपको, क्या कॉस्टिंग पे देते हैं? ये सिंगल लीटर सिंगल लीटर 100 रुपए के लगभग। 100 रुपए के आसपास है। 500 रुपए का 5 लीटर का, 1000 रुपए, 800 रुपए से 1200 रुपए का 10 लीटर का, 2000 रुपए 1800 से 2200 रुपए के आस बीच में आपको 20 लीटर का, 40 लीटर का कैन दे रहे हैं। 100 रुपए अगर मैं इसकी कॉस्टिंग मानता हूं पर लीटर, तो 100 ग्राम की कॉस्टिंग कितनी हो गई? 10 रुपए। तो 10 रुपए में आपको कितना मिल रहा है? 3.5 ग्राम। तो 1 ग्राम का मोटा मोटी आप 3 से 4 रुपया पे कर रहे हो, जबकि 1 ग्राम कैल्शियम है ना 1 रुपए में आ सकता है। और उसके साथ साथ में दुनिया के सबसे अच्छे विटामिन आ सकते हैं, सबसे अच्छे मिनरल्स आ सकते हैं, सबसे अच्छे आपको एमिनो एसिड्स आ सकते हैं, सबसे अच्छे ह्यूमन मॉड्यूलेटर्स आ सकते हैं, सबसे अच्छी ईस्ट डिलीवरी आ सकती है। बहुत कुछ हो सकता है 1 रुपए में, और ये लोग नहीं देते हैं। ये क्या देते हैं आपको? एक लिक्विड का सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज, उस लिक्विड के सॉल्यूशंस में विटामिन स्टेबल नहीं रहते, इसलिए ये लोग कहते हैं अलग से एक विटामिन की शीशी देते हैं, विटामिन की लिक्विड वाली, कि ये इसमें डालना। डालते हैं, इसलिए कहते हैं कि डालना। अगर उस आप सोचिए कि स्टेबल वो पहले नहीं रह रहे हैं, तो उस समय डालने से क्या वो रह जाएंगे क्या? तो नुकसान किसका हुआ? अपना हुआ। अब ये वाला पार्ट आपको जीवन में कभी भी लिक्विड कैल्शियम नाम की चीज को नहीं खिलाना है। पहला पॉइंट, ना अपने गायों में, ना भैंसों में, ना बकरी में, ना भेड़ में। आप ये समझ जाइए, जब 1 ग्राम 1 रुपए में आ सकता है, वो भी दुनिया भर के विटामिन और बेस्ट के साथ में, और आपको अगर कोई चीज 3.5 रुपए 3 रुपए में दी जा रही है, तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा?
है। इसी के लिए आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, सबसे पहले वो बोलते हैं कि बकरियां कमजोर हो रही है, कैल्शियम ले जाओ सर। 5 लीटर डब्बू ले 700 रुपये। ठीक है। उसके बाद में अगर कोई एमआर को पता चल जाए कि आपके डेयरी फार्म में 20 यानी गोट फार्म में, डेयरी फार्म में 20 गाय है, 20 भैंसे हैं, 50 बकरियां हैं, 100 बकरियां हैं, 100 भेड़े हैं, वो आके है ना आपके खुद के वहां पे रख के जाएगा और क्या बोलेगा, 4 चक्कर लगाएगा सर हमारे महीने के 4 चक्कर लगाएगा और ये बोलेगा पैसे बाद में दे देना, आप तो यूज करो। सर हमारे मुर्गियों में से 4-4 5-5 पीपीएल लानी पड़ती है। मुर्गियों का पैटर्न अलग है। हाँ। मुर्गियों की जो पास की जाती है तो उनका जो फीड बनता है उसके अंदर डीसीपी और ये चीजें मिलती है जो आपका कॉन्सेंट्रेट फीड बनेगा, और उसके साथ में उसमें जो कैल्शियम्स और वो दिए जाते हैं वो देने तो ये नहीं चाहिए, देने तो ये नहीं चाहिए, लेकिन लिक्विड सॉल्युबल अपने को कुछ चीजें ऐसी देनी अलग से पड़ती है जो अलग से बनती है। पोल्ट्री इज ए क्वाइट डिफरेंट सेगमेंट। ठीक है, हम उसको कोशिश कर सकते हैं कि यार ये वाली चीज यहाँ पे भी चला ले, वहां चला ले, लेकिन वो मजा नहीं आएगा आपको कभी भी। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि साहब कोई कहे कि मेरे को एक मिनरल मिक्सचर बनाओ, जो आज सारी कंपनियां कर रही है आज की डेट में, उसके ऊपर घोड़े का भी फोटो लगा हुआ है, बकरी का भी लगा हुआ है, भेड़ का भी लगा हुआ है, मछली का भी लगा हुआ है, कुत्ते का भी लगा हुआ है, गाय भैंस का भी लगा हुआ सबको है। खिलाओ। नहीं होता ऐसा, होता ही नहीं है। अगर मैं ये मेरी डायरी बोल देता हूँ, इस डायरी पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिशनल प्रोटोकॉल, कस्टमाइज ऑर्गेनिक मिनरल मिक्सचर हम बनाते हैं। रूमिनेंट्स यानी कि गाय भैंस बकरी भेड़, काफ्स जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, हिफर्स जो उनसे बड़े होते हैं, फिर उसके बाद में लिखा हुआ लैक्टेशन, दूध दे रहे हैं तब, फिर प्री कार्विंग ब्याने से पहले के 20 दिन, पोस्ट कार्विंग ब्याने के बाद के 20 दिन, और गॉड्स एंड शिप, सबका अलग अलग है। उसके बाद में फॉल्स इक्वाइन की बात करें, फॉल्स, लीजर हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस, मेयर, सिस्टेलियन, घोड़ी घोड़ा, आप उसको किस चीज में यूज कर रहे हैं, सारी चीजें। उसके बाद में डॉग्स कैट, सबके लिए अलग अलग आता है। और आप आश्चर्य मानेंगे कि कुछ चीजें जैसे उदाहरण के लिए रूमन मॉड्यूलेटर हो गया, कुछ ईस्ट होते हैं, काफी सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जो सिर्फ गाय भैंस बकरी भेड़ में यूज आ सकते हैं, और वो मैं दूसरे किसी सेगमेंट में काम नहीं ले सकता, टॉक्सिसिटी करते हैं। क्लियर? तो पहली चीज ये है कि अपने को लिक्विड कैल्शियम नहीं देना है। अब बात कर रहे थे कि हम यार इतना ज्यादा बॉडी वेट क्यों नहीं गेन कर पाते, तो उसमें हमने पहला कारण ये माना कि साहब हमारे को जितना मिनरल मिक्सचर के अंदर या फिर इसके थ्रू जो जाना चाहिए वो चीज हमारे को लिक्विड कैल्शियम से कैल्शियम फास्फोरस नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात की जाए, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई नॉर्मल सिस्टम में, इन तीनों ही सिस्टम में अगर हम बकरियों की बात करते हैं तो इनके बॉडी वेट के ऊपर इसकी डोज की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूं गाय भैंसों में, जिससे आपको ये चीज आसानी से क्लियर होगी। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, ये 3 विटामिन है। विटामिन ई प्रतिदिन की जरूरत है 600 mg, विटामिन डी3 जरूरत है 45-40 हजार, अपना ज्यादा प्रोडक्शन वाली नहीं है इंटरनेशनल यूनिट में, और 1.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की। 50,000 बाटे से, हरे से, इन सब चीजों से आ जाता है विटामिन ए। 1 लाख की जरूरत अभी भी है। विटामिन डी3 20,000 गाय वैसे अपने दूध से बना लेती है, 20,000 की कमी अभी भी है। अगर हरा चारा 20 किलो के आसपास बिल्कुल फ्रेश खिला लेते हैं तो 300 मिलीग्राम के आसपास वहां से आ जाता है। 300 मिलीग्राम की जरूरत अभी भी है। और अब इंडस्ट्री में जितने भी मिनरल मिक्सचर हैं वो 1 किलो के अंदर ये डाल रहे हैं 7 लाख, ये डाल रहे हैं 70,000 और ये डाल रहे हैं 250। और आपके पशुओं को आके कहते हैं हक से कि सर 50 ग्राम की डोज देनी है मिनरल मिक्सचर की, कहते हैं कि नहीं देते? गाय भैंसों के लिए कह के गए होंगे लोग, कह के गए। अब 50 ग्राम देंगे तो कितनी जरूरत पूरी हुई? 35,000, जबकि जरूरत कितनी खड़ी थी? 1 लाख। पूरी हुई क्या जरूरत पशु की? हम तो देने के बावजूद भी उतना फायदा नहीं उठा पाए, पैसा तो खर्च हुआ ना हमारा, नहीं हुआ क्या? हुआ। अब ये जब विटामिन ए ढंग से नहीं जाएगा तो एक बात की थी हमने कि ठीक है लोकल विटामिन ए वो बीटा कैरोटीन बनाता है,
लेकिन बाकी चीजों की फंक्शनिंग के लिए और फर्टिलिटी के बाकी के भी जो फैक्टर्स होते हैं उसमें विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है। तो इनफर्टिलिटी की दिक्कत रहेगी मेरे फार्म पे। दूसरा पॉइंट, विटामिन D3 जो कैल्शियम को पहुंचाएगा, जरूरत कितनी खड़ी है? 20,000 की। 1 किलो में दिया 70,000, 50 ग्राम में पहुंचा 3500 इंटरनेशनल। क्या आपके पशु जब विटामिन D3 नहीं जा रहा है, आप चूने से कैल्शियम को पहुंचा दो, मैं DCP डाई कैल्शियम फॉस्फेट से पहुंचा दूं, किसी मिनरल मिक्सचर से पहुंचा दूं, उसके खून तक उतना पहुंच पाएगा क्या? जरूरत कितनी है? 20 और ये कितना? 35। अब मैं बात की कि मेरी हर मांसपेशी को फैलाना, सिकुड़ना या उसका बॉडी वेट गेन करवाना, हमारे बकरियों में और भेड़ों की बात करें तो हमारे को क्या चाहिए? एक अच्छा मिनरल मिक्सचर जिसमें कैल्शियम फॉस्फोरस भी आवे। मतलब हम ये 25 ग्राम 20 ग्राम 10 ग्राम की गणित से तो हमारे को दिमाग से बाहर आना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे को 50 ग्राम भी देना पड़े, हो सकता है 60 ग्राम भी देना पड़े, हो सकता है हमारा अगर बकरा 80 किलो का तो 80 ग्राम भी देना पड़ेगा। उसमें कोई यानी अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो वो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं उसके बॉडी वेट से हो रहा है। दूसरा, बाटे के अंदर प्रोटीन का लेवल कम करके, जो खल का लेवल कम करके, दाल चूरी का लेवल कम करके मैं अनाज बढ़ा सकता था। जी सस्ता हो जाता आपका बाटा, आपका कॉन्सोनेट फीड सस्ता हो जाता। लेकिन उससे प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं होती। प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं होती तो क्या मांसपेशियां ढंग से ग्रो कर पाती? वजन कहां से आएगा? बोन से आएगा, तो साथ साथ में मांसपेशियों से भी आएगा। क्लियर है? तो ये यहां पर अपन ने समझा। तीसरी चीज, विटामिन ई, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 250 mg 1 किलो में है तो 12.5 mg पहुंचेगा 50 ग्राम में। जरूरत कितनी है? 300। कितना पहुंच रहा है? 12.5। तो इन सारी कंपनीज में ये हिम्मत क्यों नहीं है कि साहब ये बोल के जाए कि आपके पशुओं को सर हमारे प्रोडक्ट के अनुसार ये 35,000 नहीं, हम अगर 1 लाख पहुंचाना है तो आपको ये 50 ग्राम नहीं 150 ग्राम देना पड़ेगा। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बहुत कॉस्टली होगा, वो सोचे बहुत डर कॉस्टली जाएगा। होगा, पशु वाला डर जाएगा, नहीं लेगा। हाँ। लेकिन उसके साथ में आपको बता देता हूँ, आज ये कितना रुपए में दे रहे हैं? ये लोग भी तो 200 रुपए किलो के आसपास ही आपको मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं ना? दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कि और सस्ता मिलता है और महंगा मिलता है? आप लोग खुद बताइए। इससे महंगा ही है लगभग। और इससे नीचे जो है वो टोटल लोकल है। कौन सा विटामिन डाल रहे हैं, कौन सा मिनरल डाल रहे हैं, उनका कोई यानी स्टैंडर्ड ही नहीं। अब अगर 200 रुपए पर केजी में ये दे रहे हैं और हम भी इसको 200 रुपए केजी में देते हैं, 200 रुपए पर केजी में, और इसके साथ साथ में टॉक्सिन बाइंडर प्लस रूमन मॉड्यूलेटर प्लस एंजाइम प्लस एमिनो एसिड की प्रोफाइल प्लस आपका कुछ एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा दे देते हैं। कैसे दे पाते हैं? हम इसलिए दे पाते हैं क्योंकि हम किसी भी चैनल के थ्रू काम नहीं करते। कोई चैनल नहीं, कोई मेडिकल स्टोर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर्स वहां पर सिर्फ ये होता है कि 5-10 पशुपालकों के साथ में एक डॉक्टर को अपॉइंट करवाते हैं, जो आप ही के बीच में से कोई होता है, उनको उनका 5% मिलता है। बाकी टोटल चीज बनेगी और डायरेक्टली पशुपालक को जाएगी। आपका एक मेडिकल स्टोर 20 से 30% का मार्जिन रखता है, स्टॉकिस्ट उसमें 20 से 30% का मार्जिन रखता है, सुपर स्टॉकिस्ट रखता है, फिर C&F होता है जहां से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है। और इनके 50-50 एम्प्लॉय जो टाई लगा के आप लोगों के बीच में हर चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन आते हैं, तो उनकी सैलरीज नहीं जाती है क्या? उनके एक्सपेंसेस नहीं होते हैं क्या? और इन सब की वजह से ये लोग अपने प्रोडक्ट्स में कभी भी हायर क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं दे पाएंगे। आज भी नहीं और कल भी नहीं, परसों भी नहीं। और इसी की वजह से आप अपने गोट फार्म्स पे देख लीजिए आजू बाजू जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अपने भरोसे कर रहे हैं या किसी अच्छे गाइडेंस पे काम कर रहे हैं कंसल्टेंट के थ्रू, और या फिर फायदा नहीं हो रहा है। हकीकत है। उदाहरण देता हूं कि आनंद का एक फार्म था, ज्यादा नहीं तो 800 या 600 के करीब बकरे इनके पास थे। नाम हुसैन भाई है शायद। आनंद के पास में एग्जैक्ट उस जगह का नाम बोल रहा हूँ, आपको मैं बता दूंगा बाद में, अगर आपको जरूरत लगे नंबर भी दे दूंगा। हुसैन भाई ने फार्म चालू किया, साल 1.5 साल 2 साल चलाया। धीरे धीरे उन्होंने कहा, जब मैं मिला तब उन्होंने मेरे को बताया कि राजवीर जी मेरे इनफर्टिलिटी की दिक्कत भी बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे बकरियां मर रही है मेरी अच्छी खासी, और बॉडी वेट तो आप भूल ही जाइए, इतनी बुरी हालत हो रखी है कि मेरे ये सिस्टम है कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने कुछ नहीं किया था,
मैंने फीड का फॉर्मूला बैलेंस करवाया, सिस्टम को थोड़ा सही करवाया, पानी की व्यवस्था को थोड़ा बराबर करवाने की कोशिश की और साथ में एक प्रीमिक्स चालू करवाया, ठीक है, जिसके अंदर विटामिन ए, डी, ई, मिनरल सारे, ये सारी चीजें प्लस ईस्ट। ईस्ट अलग से क्यों डाला? क्योंकि फाइबर का पार्ट जिससे फैट बनेगा तो ये ईस्ट हेल्प करेगी। जितनी अच्छी फैट बनेगी उतनी अच्छी चमक आएगी आपकी बकरियों में, उतना अच्छा बॉडी में फैट का परसेंटेज बढ़ेगा। और ये सारी चीजें जब बैलेंस्ड वे में जाती है ना, तो इसका सबसे बड़ा मैजिक ये है कि आज दिन तक आप जो भी वजन 8 महीने यानी 12 महीने में अचीव कर पा रहे थे ना, वो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 8 महीने में अचीव होता है। कितने महीने में? तो ये आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की जो साइकिल है उसको 20 to 30% इंक्रीज करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट के उदाहरण के लिए कि हम मीट पर्पस के लिए बकरियां दे रहे हैं, तो मीट पर्पस के लिए बकरे दे रहे हैं। अगर मीट पर्पस के लिए अगर हम बकरे दे रहे हैं तो कितने महीने के करके और फिर उसको दो शॉप्स पे दे देते हैं, या जो मीट की शॉप्स होती है उसको कितने महीने में दे देते हैं? साल भर का टारगेट लगते हैं। साल भर का कितने किलो करते हैं साल भर में? सर अगर कोई अच्छी लाइन लेंथ का है तो 50 के नियर 40 के आसपास होता है। देसी है तो ज्यादातर 15 से 20-25 रहेगी। बस ईद के बकरे भी आप तैयार करेंगे? जाहिर है, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अपन ये भी मानते हैं कि ईद के बकरे 100 में से 100 बकरे तो अपनी ईद में ढंग से तैयार नहीं हो सकते, ये भी मान सकते हैं। क्लियर बात है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं? अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। अगर ब्यूटी अच्छी होगी, कोट शाइन अच्छा होगा, हुफ हेल्थ अच्छी होगी, हेल्दी होगा, और उसके साथ साथ में आपके फ्लैश का परसेंटेज यानी कि बोन्स के अलावा जो मीट वाला परसेंटेज होता है वो जब ज्यादा होगा तो क्या आपके यहाँ पे वो व्यापारी वापस नहीं आएगा? क्या आएगा? तो अपने को यहाँ से कमाने को मिलता है। और अगर आपके पास में ईद के लिए डायरेक्ट कस्टमर है तो मैं आपको एक ऐसा जादू वाली चीज बताने वाला हूं, जैसा आपको मुकेश जी ने बातों के शुरुआत में बोला था। आप में से कितने लोग नॉनवेज खाते हैं? सभी लोग 80% लगभग खाते ही हैं, तभी हम ये काम कर पा रहे हैं। क्लियर है? जब हमने बकरे को काटा या भेड़ को अपने आप जो बोलते हैं शिप और इसको काटा, तो आपने देखा होगा चर्बी एक जगह इकट्ठी आती है। और ऐसे गुच्छे कितनी जगह होते हैं? खूब सारी जगह होते हैं जी चर्बी के होते हैं। अगर आप ढंग से काम करेंगे ना, तो अगर ये मीट का पीस है ना कोई, और इसके बीच में जो ये वेन्स चलती है ना, इसी के अंदर आपको फैट के डिपोजिशंस मिलेंगे। इसको बोला जाता है मीट की मार्बलिंग क्वालिटी। इतनी एक्सीलेंट आएगी कि आपके आजू बाजू कोई फार्मर नहीं दे रहा होगा। और आप अगर 400 रुपए किलो का टारगेट रख रहे हैं, या 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो का जो भी टारगेट रख रहे हैं, 700 रुपए का, उसमें आप प्लस 100 या 200 रुपीज ऐड कर दीजिए अगर खाने वाला जानकार है। गारंटी दे रहा हूं। ये चीज आग के ऊपर ज्यादा आती है। किसके? आग के ऊपर बिल्कुल। और बेसिकली क्या है, ये विटामिन्स, मिनरल्स और ये जो पूरा अपन ने जो ये प्रीमिक्स वाला सिस्टम है जिस पे बात की ना, भी ये जो अपन बनाते हैं, इससे ये गेम होता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा बराबर होता है, उसका फैलाव जो है पूरा बराबर होता है, मांसपेशियों के अंदर आता है, कहीं जमा नहीं होता, कहीं जमा नहीं आएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टारगेट पॉइंट है। अगर आप ढंग से काम करने, ठीक है अपन कर रहे हैं, उसमें अपने को फायदा मिल जाएगा, वेस्टेज में नहीं जाएगा, लेकिन वो जो वेस्टेज वाला पार्ट है वो नहीं जाएगा, और साथ साथ में मीट की मार्बलिंग क्वालिटीज बढ़ेगी। जनरली क्या ये बोला जाता है कि यार बोन्स वर्सेस फ्लैश का कितना परसेंटेज बोला जाता है, कितना होता है? आप लोगों को कभी आइडिया हो, आप लोगों ने किया हो? 45% क्या होती है? बोन्स होती है, फ्लैश होता है? बोन्स होती है। आप ये मानना कि इस परसेंटेज को आप बीट कर सकते हो, आपके जो फ्लैश का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जब प्रॉपर प्रोटीन जाएगा, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट जाएगा, प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स और इनको पाचन क्रिया के लिए बाकी पूरा सपोर्टिव इंग्रेडिएंट जब मिलेंगे ना, तो आप ये मान के चलना 101% अपने को प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। इसके उदाहरण देखने हो तो आप कुछ फॉरवर्ड फार्म्स के नंबर से भी ले सकते हैं। बाकी आप लोग खुद करके देखिए, अपने को किसी पे विश्वास नहीं करना, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, आप खुद करके देखेंगे। ठीक है?
ये सारी चीजें हैं जिस पे हम काम करते हैं, और मोटा मोटी मैं जो बता सकता था मैंने आपको बता दिया। अब मैं लास्ट कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि डीवॉर्मिंग, पेट के कीड़े। इसका इनका चार्ट इसका चार्ट कौन-कौन से विटामिन्स ओके, अरे हाँ प्रीमिक्स का डिटेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, गोट का जब बनाते हैं हम प्रीमिक्स, जनरली मेरा तो काम ये रहता है कि मेरा मेजर जो काम होगा, मेरे पास में काम आते हैं 100 किलो से ऊपर। 100 किलो का बैच डालना है। मैं हर गोट फार्म के अकॉर्डिंगली कि फीड में आप क्या क्या फॉर्मूला रखा हुआ है आपने, उसको समझते हुए, ग्रीन फॉर्डर को समझते हुए हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं और फिर फार्म, हाँ मिनरल मिक्सचर कैसे बनाना है उसकी बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, अगर हाँ सुनिए, चलो मिनरल मिक्सचर में हम जो बनाते हैं उसको जनरली जो 25 किलो या 20 किलो का बैग बनाएंगे, 20 किलो 25 किलो या 30 किलो के बैग में बना के सप्लाई करते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 केजी के अप्रोक्स हम रखते हैं अपनी। और ये जो है प्रोडक्ट, जैसे अगर बात की जाए तो जनरली 200 रुपए पर केजी से लगा के 260 रुपए के बीच में पर केजी के अप्रोक्स अलग अलग फॉर्मुलेशंस बनते हैं। जैसे कहीं किसी ने बोला कि सर हमारे पास में ग्रीन फॉर्डर का सपोर्ट नहीं है, होता है, तो वहां पर हमारे को बीटा कैरोटीन नाम का एक विटामिन आता है, वो बहुत महंगा है, तो वो ऐड करना पड़ता है। ठीक है। फिर कुछ पशुपालक ये कहते हैं कि साहब हमारे को मीट की मार्बलिंग क्वालिटी में मजा आने लग गया है, उससे हमारे को रेट मिल रही है, तो आप हमारे को और एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकते हो क्या? तो हम उसके अंदर एक पर्टिकुलरली एसेंशियल ऑयल्स आते हैं जो पाचन क्रिया के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो उसकी मात्रा को और बढ़ा देते हैं। लगभग वो जो अकेला मॉलिक्यूल है वो 8,000 रुपए किलो का आता है। कितने का? और अगर मैं उसको कहूं कि मैं 1 ग्राम भी डाल रहा हूं तो 8 रुपए का तो आपकी पर डोज में वही आ गया। और अगर मैं उसको आधा ग्राम डाल रहा हूं तो ये, अगर कोई कहेगा कि मुझे ये बढ़ाना है, इस चीज को बढ़ाना है, तो अगर मुझे आधा ग्राम डाल रहा था या फिर 0.2 ग्राम डाल रहा था और उससे अगर मेरे को उसको बढ़ाना है तो उसकी कॉस्ट फिर मिनरल मिक्सचर की बढ़ेगी उस हिसाब से। कुछ पशुपालक ये कहते हैं कि साहब हमारे को स्पेशली हमारे इस एरिया में थायमिन डेफिशिएंसी है, B1 की डेफिशिएंसी, जिसमें वो सर घूम जाता है, गोल गोल घूमने लगता है बकरी, और ये होती है काफी बार। कुछ मौसम में ऐसे आते हैं जिसमें ये चीज होती है, बारिशों के मौसम में बबेशिया, उसके बारे में अलग से बात कर लेते हैं हम, बीमारी के बारे में। तो सभी जगह और सभी फार्म्स के अकॉर्डिंगली एक सिस्टम सेट किया जाता है। और अगर आप ये नहीं कर पाए कि साहब मैं 100 किलो नहीं ले सकता, तो आप एक काम कीजिएगा, 20 किलो के बैग्स जो आते हैं, कॉमन वाला जो प्रोडक्ट है उसको प्ले कीजिए ₹200 के अप्रॉक्स, और फिर आपको पर केजी का है ये, और 20 केजी बैग्स में, और फिर आपको लगता है कि मेरे फार्म का जैसे जैसे फायदा होता जा रहा है वैसे वैसे फिर अपन कस्टमाइज सिस्टम में चले जाएंगे, वो ज्यादा उचित रहेगा। इसको आसान रखिए, ठीक है? हाँ, कौन-कौन से तुम बनाओ? सर बनाते कैसे हैं? देखो, बना हुए बता दो। बनाना तो मुश्किल हो। मेरे ग्रुप का नाम है यूजीवेट, बने हुए तो मेडिकल पे मिल रहे। ठीक है, यूजीवेट है, ओके। इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे तो टीम यूजीवेट के नाम से मेरा पेज मिलेगा, ओके। मेरा नाम है राजवीर, जनरली वीडियोस में मैं नंबर नहीं डालता हूँ, उसका कारण ये है कि फिर बहुत ज़्यादा फोन कॉल्स आने लगते हैं सोशल मीडिया से, मैं नहीं कैटर कर पाता हूँ। इस वजह से मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिन किसानों को अच्छे रिजल्ट मिले हैं उनके कुछ वीडियोस डाले जाएं उनमें से। तो इसके कौन-कौन से किलो में कितने कितने में? वो मैं बता रहा हूँ, 20 किलो 25 किलो आपको बता दिया मैंने, 20 किलो 25 किलो 30 किलो, जो भी पैकिंग अपन चाहेंगे उस पैकिंग में अपन सर ये मोटे-मोटे बकरी के लिए, एक बकरी के लिए कितना वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक वो भी बताना, और एक आपने कुछ बोला था सर ये पढ़ने में भविष्य। इस वाली टीम क्या है सर? टीम यूजीवेट, TEAM UGVET, अच्छा इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम पे। मिटा दो इसको, इस पे UGVET,
टीम यूजीवेट। टीम यूजीवेट। बेसिकली यूजीवेट नाम रखने का भी एक पूरी हिस्ट्री थी। इससे पहले मैं सिप्ला फार्मा में नॉर्थ इंडिया हेड रहा हुआ हूँ। तो हमारे को ये मालूम है कि जब भी कोई कंपनी नई कंपनी आती है तो उसको कॉपीराइट्स के बहुत सारे नई चीज़ों में उसको एस्टेब्लिश नहीं होने दिया जाता है। तो मैं जब लोकल काम करता था लिक्विड कैल्शियम का, बहुत काम किया है आपके गुजरात, आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, खूब कंपनीज को माल बना बना के दिया। गुजरात में हमारा प्लांट था। लेकिन जब पता चला आज से 4-5 साल पहले कि लिक्विड कैल्शियम एक चीटिंग का काम है, मैंने बंद कर दिया था उस काम को। उसके बाद में नहीं किया और धीरे धीरे कुछ नई चीज़ों में करने की कोशिश करते करते अब यहाँ तक पहुँचे। तो यूजीवेट मैंने जब लोकल काम कर रहा था तब मैं उन्नति गोल्ड के नाम से काम करता था, लेकिन तभी रजिस्टर करवा दिया था ट्रेडमार्क के लिए और 3 साल कंप्लीट हो गए। उसके बाद में मेरे को आज की कोई भी बड़ी कंपनी वरना कॉपीराइट में ही फंसा के किसी भी छोटे ग्रुप को बड़ा होने नहीं देते। बहुत इन्होंने एक नाम के आजू बाजू 500 हजार ट्रेडमार्क ले रखे होते हैं। और चलिए वो अलग बात है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनकी डोजिंग कितनी होती है। डोजिंग की अगर बात की जाए, आइडियल डोजिंग है 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। कैल्शियम डोजिंग बता रहे हैं। ये नहीं, ये मिनरल जो प्रीमिक्स बनेगा जिसको बोला जाएगा यूजीवेट कस्टमाइज गॉड शिप प्रीमिक्स, इस नाम से काम करते हैं। माना कि आपका नाम पे अगर मुझे कुछ बनाना है तो यहाँ ब्रैकेट आएगा, आपका नाम आएगा और सेपरेट बैच आएगा पूरा, ठीक है। अदरवाइज कॉमन नेम जो चलेगा वो यूजीवेट कस्टमाइज गॉड एंड शिप प्रीमिक्स चलेगा। इस तरीके से काम किया जाता है। और 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आइडियल डोज रखती है। अगर हम नहीं कर सकते तो कम से कम आधा ग्राम तो रखना ही रखना है पर केजी ऑफ बॉडी वेट, अगर ये कॉस्टिंग आपको हैवी लगती है। लेकिन यही चीज है, माना कि उदाहरण के लिए किसी का वेट 50 किलो है, किसी का वेट 25 किलो है, तो उसमें आप इंश्योर रहिएगा कि कैल्शियम आपको 25 ग्राम मिलेगा, इसमें आपको 50 ग्राम मिलेगा, फॉस्फोरस इसका आधा मिलेगा, तो तब जाके मिनरल्स, विटामिन और हर चीज पूरी होगी और अपने को बेस्ट। इसमें कैल्शियम मिला हुआ है, कैल्शियम मिला हुआ है, फॉस्फोरस मिला हुआ है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन एच बोलते हैं ना, बायोटीन, ब्यूटी थोड़ी सी स्किन में चमक आती है, खुर अच्छे रहते हैं, उससे दूध में भी मात्रा में बढ़ा होता है, वजन ज्यादा बढ़ता है, तो वो चीज ऑलरेडी मिली हुई है, सीधा पाउडर फॉर्म में पाउडर फॉर्म में आता है, जो आपको आपके बाटे के साथ ऐड करना है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप जो सूखला गीला करके खिलाएंगे उसके साथ में डाल दीजिए और खिला दीजिए। पर डे बकरी का लगभग बकरी हो, भेड़ हो, उनके लिए ये चलेगा। हाँ, इनके कोई प्रोडक्ट आते हैं विटामिन ए डी जैसे अलग से तो उसके तैयार किसके विटामिन ए की कमी अलग- पूरा करने अलग से के लिए। देखो, जनरली अपन जब इस सिस्टम पे चलते हैं ना तो 99% अपने फार्म पे तो कुछ नहीं होने वाला, ये गारंटी। क्योंकि मैं आज मुझे 1 साल नहीं, कम से कम 4 से 5 साल हो गए काम करते हो, कहीं मैंने अपने फार्म पे दिक्कत नहीं देखी, जबकि बाजू वाले फार्म में है ऐसा देखा हुआ है। बाई चांस अगर अपन ने यूज नहीं करते और अपन कहीं फंस जाते हैं लाइफ में कहीं, चाहे कि मेरे फार्म पे कोई डिजीज आ गई, चाहे मेरे फार्म पे विटामिन ए की कमी से कुछ हो गई, तो उस समय अपन कुछ एक सेपरेट प्रोडक्ट बना के 15 किलो, 20 किलो, 5 किलो जो भी होगा वो अपन बना के आपको दे सकते हैं और विद इन 5-10 डेज में आपको डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ चीजें जो मेन आपको लास्ट में बताना चाहता हूं वो ये है, डीवॉर्मिंग आपको सभी लोग कहेंगे हर 3 महीने में करनी चाहिए, ठीक है। मेरा निवेदन ये है, आपके आजू बाजू पता कीजिए कोई वेटरनरी डायग्नोस्टिक लैब है या नहीं, ठीक है। प्राइवेट में हो तो कोशिश कीजिएगा, नहीं हो तो गवर्नमेंट में पता कीजिए। कारण क्या है, ये जो पेट के कीड़े होते हैं इनके 5-7 तरह के परिवार होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एक परिवार में 2 सदस्य है, किसी परिवार में 3 सदस्य है, किसी में 5 है, किसी में 1 है, इस तरह का एक सिस्टम चलता है, ओके। अब हम जनरली डीवॉर्मिंग किससे करते हैं, कौन से मॉलिक्यूल से करते हैं? अधिकतर तो इसी से कर रहे हैं। अब ये मानिए कि मेरे यहाँ पे गोट फार्म पे या शिप फार्म पे या डेयरी फार्म पे वो कीड़े हैं जो एल्बेंडाजोल, फेटबेंडाजोल जिन परिवार को मारती है उन परिवार के नहीं है, तो
वेस्टेज है। तो वेस्टेज है, Resistance पैसों का भी रेजिस्टेंस और हो गया। अब आप ये समझिए कि साहब हमने तो ये माना कि मर गए पेट के कीड़े गोली देने से, लेकिन क्या मरे क्या? और अगर पेट के कीड़े नहीं मरेंगे ना, वर्म नहीं मरे, तो आप ये मान के चलना कि हम जो भी खिला पिला रहे हैं उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज वो बड़े आसानी से एंजॉय करेंगे अंदर, और हमारे पैसों से भी नुकसान है, उनकी हेल्थ का भी नुकसान है। क्लियर? तो कोशिश क्या करनी है, सैंपल लेके जाना है, टेस्ट करवाना है, उससे ये कंफर्म करना है पेट के कीड़े है या नहीं है। अगर है तो ही डीवॉर्मिंग करवानी है, वरना नहीं करवानी है। फिर गोट में तो 100 गोट में से एक आध का सैंपल दे दो तो हो जाता है। देखो ऐसा नहीं होता है। सैंपल जब भी लिया जाता है ना, तो क्या किया जाता है कि आप एक आध दिन में इधर से उठा लिए, एक आध उधर लिए, रैंडम सैंपल्स किए जाते हैं कि छोटे बच्चों का एक अलग ग्रुप होता है, आपका एज वाइज ग्रुप भी आप अलग करते हैं ना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, मेल फीमेल, तो उस सेगमेंट्स के हिसाब से आपको सैंपल लिए जाते हैं। अगर आपके गोट फार्म कहीं बहुत ज्यादा दूर है तो आपको उसमें फॉर्मेलिन नाम का एक लिक्विड होता है। यानी ये चीजें आपको जरूरत लगे पहले आप लैब तक पहुंचिए, उसको टेस्ट करवाने वाले पार्ट को समझिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। गारंटी दे रहा हूँ। अपनी ये जो धारणा है ना कि हर 3 महीने में करनी चाहिए, ये भी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कहीं किसी फार्म पे 4 महीने में करना पड़ता हो, 5 महीने में करना पड़ता हो, 6 महीने में करना पड़ता हो, और कहीं ऐसा हो सकता है कि 2 महीने में करना पड़े हर। तो प्रॉपर एक तो इस सिस्टम को अपनाइए। दूसरा, जैसा आपने बोला कि थाइलेरिया बवेशिया, आप में से काफी फार्मर्स नए हैं, आप लोगों को प्रोटोजोल इन्फेक्शंस के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है, ठीक है? थाइलेरिया बवेशिया आपको कैसे पता है, आप बताइए। मुझे सर ने बताया था। सर ने बताया था प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में। प्रोटोजोल इन्फेक्शंस जब भी होते हैं तो वो पता चलता है खून की जांच से, और शरीर में कुछ सिम्टम्स होते हैं उसकी वजह से। तो डॉक्टर साहब अपने को ये बता देंगे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जब भी थाइलेरिया बवेशिया, एफएमडी, खुरपका, मुंह पका या ऐसे कोई भी बीमारियां कुछ भी कहीं पे भी आती है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है शरीर की इम्यूनिटी। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता सही है तो आप ये मान के चलना कि आपका नुकसान 20% होगा और दूसरे फार्म्स का नुकसान 80% से 100% होगा। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी थाइलेरिया बवेशिया रहेगा तो ये क्या है, प्रोटोजोआ है, और ये काम करेंगे हीमोग्लोबिन को कम करने का। इसका हीमोग्लोबिन होता है खून में, उसको कम करने का काम करते हैं। तो आपको सबसे पहले इस परिस्थिति में क्या करना है कि ट्रीटमेंट के साथ में सबसे पहले तो टेस्ट, लैब टेस्ट, फिर ट्रीटमेंट, और उसके साथ में ट्रीटमेंट प्लस न्यूट्रिशन। मेरे पास भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, बट मुझे नहीं मालूम है कि जैसे मेरे को बताया गया कि कुछ आप में से पशुपालक हैं जो आंध्रा से हैं, कुछ पशुपालक राजस्थान से हैं, कुछ गुजरात से हैं, कुछ पंजाब से हैं, सभी जगह हरियाणा और सभी जगह से हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि मैं आप लोगों को छोटे छोटे सॉल्यूशन दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ आपको गाइड जरूर कर दूंगा। ऑन आप करेंगे डेफिनेटली गाइड करूंगा। ये न्यूट्रिशन सॉल्यूशन, न्यूट्रिशन वाली चीजें मैं इसलिए साथ में दे रहा हूँ कि ये क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करेंगे। कारण क्या है कि जब ट्रीटमेंट किया जाता है ना, तो हीमोग्लोबिन जिस भी नंबर पे है, संख्या कम हो रखी है, जब भी आप ट्रीटमेंट करेंगे 3 से 4 हीमोग्लोबिन और डाउन हो जाता है। और हीमोग्लोबिन डाउन होता है तो उसकी वजह से 2 परिस्थितियां होती है, या तो बॉडी वेट या हेल्थ की रिकवरी होने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, जिससे अपना लंबा नुकसान होगा, और या फिर मॉर्टेलिटी भी हो सकती होती है। तो इस चीज को रोकने के लिए एक तो रेगुलर सिस्टम में अपना ऐसा कुछ सॉल्यूशन जा रहा है, चाहे वो प्रीमिक्स हुआ, कस्टमाइज जो अपन बातें कर रहे हैं, नहीं हो तो कोई आप अपने एरिया में कोई अच्छा मिनरल मिक्सचर तो चालू करना, भले ही उसमें सारे फोटो लगे हुए गाय के, भैंस के, बकरी के, कुछ भी, लेकिन खिलाना जरूर पड़ेगा। मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़ के। कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, ज्यादा नहीं, कुछ तो मिलेगा। और दूसरा, जब अगर हो भी गया तो इस हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट साथ में जरूर दीजिएगा, ताकि हीमोग्लोबिन कम नहीं पड़े और रिकवरी फटाफट हो। कर सकते हैं? ठीक है। सर ये फीडिंग अक्सर जैसे हमने देखा है यूट्यूब पे, तो पानी में जैसे गुड़ मिला के, आटा मिला के, हाँ, एक चीज, हाँ सर ये मिलर मिक्स घर में तो नहीं बनता है, ये तो पैकिंग आता है। देखो ये नहीं बन सकता। कारण क्या, आप छोटी सी बात समझिए, ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई इसमें कोई बहुत बड़ा अर्निंग और वो वाला पार्ट भी नहीं। क्लियर बोलता हूँ, 10% पे काम करते हैं और हक से करते हैं, ठप्पे से करते हैं काम। मेन पॉइंट क्या है कि आप क्या क्या चीजें इकट्ठी कर लेंगे। आप कैल्शियम लेने जाएंगे,
कैल्शियम के सोर्सेज 2-3 है हमारे पास में, जैसी बात हुई थी डाई कैल्शियम फॉस्फेट, उसके बाद में हमारा कैल्साइट हो गया, ये हो गया, लाइमस्टोन पाउडर हो गया, ये सारा है। अब उसको किस एवरेज में मिक्स करना है रेशियो में। आपने डीसीपी जैसे डीसीपी का उदाहरण लिया, तो डीसीपी जब 100 ग्राम खिलाया जाएगा तो उसके अंदर 23% तो होता है कैल्शियम और 17 से 18% होता है फास्फोरस, ठीक है। अब बात करते हैं कैल्साइट, लाइमस्टोन पाउडर, एलएसपी या कैल्साइट पाउडर। अगर इनकी बात की जाए तो इनके अंदर अप्रोक्स 36% के आसपास कैल्शियम होता है। अब हमारे को इस पूरे सिस्टम को ऐसा सेट करना है कि कैल्शियम आएगा 1 और फास्फोरस आएगा 0.5, 1:2 के रेशियो में सेट करना है। तो इसको सेट करना आपके लिए उतना आसान नहीं होता, एक तो पहला। दूसरा पॉइंट, एक सेकंड सुनना। दूसरा पॉइंट आपने बोला था कि हमारे को चूने वाला पानी पिलाना चाहिए। गलत नहीं है, गलत नहीं है। अगर हमारे पास में कोई दूसरा तरीका नहीं है, ऑप्शन नहीं है, वरना आप ये समझिए चूना क्या है। चूना भी तो इसी कैटेगरी का चीज है, इसी कैटेगरी की लाइमस्टोन हो रही है। 100 ग्राम अगर आप खिलाओगे तो मैंने कितना बोला, 36%। अब आप 100 ग्राम गोलोगे उसमें 36 ग्राम आएगा और वो भी विदाउट फास्फोरस आएगा और बिना विटामिन D3 के आएगा, तो कितना शरीर में लग जाएगा। धारणाएं अच्छी है लेकिन अपने को प्रैक्टिकल रहना है, विज्ञान के साथ रहिए। हो सकता है कि आपको मैं बहुत आगे की है ना, आगे का नॉलेज दे रहा हूँ, बहुत हायर लेवल का नॉलेज दे रहा हूँ, तो आपको ये बीच वाली चीजें कंफ्यूज करे लाइफ में। मेरा तो निवेदन यही है कि मैंने जो कहा वो भी करके देखिएगा और ये भी करके देखिएगा जो आपको कहा गया। हाँ, अब आप प्लीज। सर अपने पास वो है क्या मिनरल मिक्स का पैकिंग? 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो में हम काम करते हैं। अभी मैं नहीं सर, मैं आप मेरे को बोलेंगे उसके बाद में बनवा के मंगाऊंगा। मैं इस तरीके से कितना कॉस्ट आएगा 20 किलो का? 20 किलो का 4000 रुपए के आसपास आएगा। 10 किलो ठीक है। ऑल इंडिया ऑल इंडिया जो भी ट्रांसपोर्ट होगा, जो भी ट्रांसपोर्ट से जहाँ से अवेलेबल हो सकता है वहाँ पर करवा देंगे उस चीज को, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी मेरा माल जाता है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं जाता, प्रोडक्ट जाते हैं। हमारा एक प्लांट हमारा जयपुर में है तो जयपुर से करते हैं, उदयपुर में है तो उदयपुर से करते हैं। जहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जहाँ का सेट हो सकता है वो वैसी व्यवस्था की जाती है, ठीक है। अब एक बात और आप लोगों को खास करके लास्ट में आपका एक क्वेश्चन था शायद सर, मतलब एक बॉडी वेट के हिसाब से कितना परसेंट ग्रीन फूड खिलाने से कितना परसेंट? देखिए, आप मोटा मोटी आप ये मानिए कि हम उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास में चलो ग्रीन ड्राई एंड ग्रेन्स 50 kg के आसपास का एक अप्रोक्स मान लें बॉडी वेट। इसको आज की तारीख में आप क्या कर रहे हैं वो बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि मुझे कैसे करना चाहिए। दोनों बात कर लेते हैं ताकि बैलेंस पता चल जाएगा अपने को। हाँ, आप बताइए। 250 ग्राम ग्रेन्स concentrated, 500 grams तुवर काढ़ी बोलते हैं, समझते हैं ना, तुवर भूसा। तुवर की जब खाली हर रात जब निकाल लेते हैं उसका जो झाड़ रहता उसको हैंड कट करके 500 ग्राम होते हैं। मूंगफली चारा 500 ग्राम। मूंगफली या ग्राउंडनट चारा ये 500 ग्राम। 500 ग्राम। हरा चारा हरा चारा बाहर है लोग ओपन ग्रेजिंग के हिसाब से वो खा लेते हैं, ठीक है। मेरा ये निवेदन रहेगा, अगर 50 किलो का वजन है ना तो लगभग इसको 250 की जगह पे आप इसको बढ़ाइए और इसको लेके जाइए आप कम से कम 400 ग्राम से 500 ग्राम के आसपास। ड्राई फ्रूट को कॉन्सेंट्रेट ग्रेन्स इंक्रीज जरूरत है उसके शरीर में, आपको मजा आएगा। थोड़ा चाइनीज का बनाने की विधि सर ये लेकिन ये 500 ग्राम नट्स तो कॉस्टली नहीं होगा? कॉन्सेंट्रेट फीड की बात की है सबने, मैंने आपका ये पार्ट ज्यादा नहीं बढ़ाया। मैंने इन सर का कह रहा हूँ, सर का जो बताया हुआ मैं पूछ रहा हूँ। इसमें वो जैसे इनका चारा है, ये मूंगफली जो ग्राउंडनट है ना उसका चारा, मूंगफली का जो चारा आता है ना ये वो चीज है। मूंगफली के चारे में ये माना जाता है कि प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये माना जाता है मूंगफली के चारे में। तुअर का चारा भी हम इसीलिए खिलाते हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो मेजर हमारा टारगेट क्या है, इससे अचीव क्या करना है, हमारे को पास में क्या ऑप्शन है,
तो हमारा ये है कि इसको एक तो थोड़ा सा गला के अगर पानी में 2-3 घंटे भिगो के फिर साइड कर लीजिए, फिर उसको थोड़ा सा पाचन में आसान रहेगा, प्रोटीन का पार्ट बढ़ेगा। हो सकता है इसमें आपको थोड़ी तकलीफ आए, लेकिन अगर तकलीफ आ रही है तो आप अपने पुराने पैटर्न पे रहिएगा, और अगर तकलीफ नहीं आ रही है तो कोशिश कीजिएगा, आपको ज्यादा ही फायदा मिलेगा, ये फॉर श्योर। रिजल्ट से ये तकलीफ तो होती रहती है। ठीक है, अब ये तो सेम 400 से 500 ग्राम के हिसाब से हमने कॉन्सेंट्रेट फीड खिलाया। सर आप कंसंट्रेट फीड में क्या सर जो आप बता रहे हो ना, कॉन्सेंट्रेट फीड में अपना जो अपन ने मक्का और इसका जो फीड फॉर्मुलेशन किया था ना, ग्रेन्स और ये सारी चीजें पूरा मिक्स। हाँ जो आप ये मिक्सचर बता रहे हो, एक सेकंड है ना, एक सेकंड। हाँ। ये बेस्ट है, रेड वाटर में रहता है, फिर पानी में मिला के पिला सकते हैं। कौन सा? ये मिनरल मिक्सचर पाउडर फॉर्म नहीं, उसको आप फीड में मिक्स करके दीजिए। कारण क्या है, आप इतना एक्सपर्ट नहीं है, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो मुझे नहीं पता, आप उसको पानी में घोल के पिलाएंगे, कितने ही विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, कितने ही ऐसे होते हैं जो नहीं होते। अगर बाई चांस मैं बात करूं कैल्शियम और फास्फोरस बेसिक की, तो वाटर सॉल्युबल नहीं आता है इस कॉस्ट पे जब हम काम करते हैं, और अगर नहीं आता है और हम उनको देते हैं तो ड्रेंचिंग निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, फेफड़ों में फंसने के चांसेस रहते हैं। अगर हमारी एक्सपर्टीज है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, अगर आप अपने आप में यानी सक्षम हैं और करते हैं तो कर सकते हैं, बाकी नहीं। मेरी तरफ से तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने सूखले में या किसी में मिक्स करके खिला दीजिए। अगर पाउडर नीचे रह जाता है तो थोड़ा से पानी के छींटे मार के उसमें नमी दे दीजिए और पाउडर को ऐड करके फिर खिला दीजिए, ताकि वो उसके चिपक जाएगा। ऐसा काम कर लीजिएगा, ठीक है। आप क्या फरमा रहे थे? सर वो जो ड्राई फीड आप बता रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे भिगो के खिलाना है, हाँ, तो सर उसको तो भीगते ही गुजारा हम ऑलरेडी नहीं खाते, कौन सा? कोई सा भी, जैसे कोई सा भी ड्राई फीड है। देखो, ड्राई फीड की बात, फीड अलग चीज है सॉरी वो और फॉडर, ड्राई फॉडर की बात करते हैं। अगर खा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं खा सकते हो तो आप अपने हिसाब से नहीं खाते हैं, ऐसे बोलो सर, जानवर नहीं खाते हैं जनरली, या कहीं खाते हैं आप? हम तो एक जगह नहीं 10 जगह ट्राई कर चुके हैं, और कोई भी चीज, कोई भी बदलाव करने में आप सोचेंगे कि आज मैं ये कर रहा हूँ कल से ये हो जाएगा, नहीं होगा, धीरे धीरे करना है। जैसे हमने उसको भिगोया, और ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही हम जब करेंगे तो उसको बिल्कुल ऐसा करना है कि पानी का बिल्कुल घोल बना दिया, पीस दिया, वैसा नहीं करना। हम कोई पाउडर या वैसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि उसको सिर्फ पानी में डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, पानी को फेंक रहे हैं, और फिर बाकी जो बचा हुआ है उसको खिला रहे हैं। हरा चारा भी तो खा रहा है वो, तो इट्स जस्ट लाइक ए ग्रीन फॉडर जो आपका प्रोटीन के परसेंटेज को बढ़ाता है। बताइए। में हरा और ये सब का मिक्स मिला खाकर देओ या कैसे देओ ये देखो, इस वाले पार्ट को अगर देखा जाए ना तो इसमें इतनी धारणा है। मेरा तो ये मानना है सबसे बेस्ट तो ये है कि सारी चीजों को मिक्स करके टोटल राशन बना दो, चॉप करके प्रॉपर्ली आप खा लें। लेकिन बकरियों में क्या है कि आप लोग वो स्टैंड बनाते हैं जिसमें बकरियां ऊपर से जितना खाएगी तो वो आपका शेप आना और ये काफी सारी चीजें होती है। तो आप हरे चारे को उसी तरीके से रखिए, लेकिन जैसा आप करते हैं अपना जो ये आपका भूसा और ये सारी चीजें कॉन्सेंट्रेट फीड, इनको मिक्स कर दीजिए और शाम के टाइम खिला दीजिए। और अगर दोनों टाइम की फीडिंग कर सकते हैं आधा आधा करके तो और अच्छा है। तो ये अपनी क्या सहूलियत है। टेस्ट क्या सर, कितने टाइम फिट करना चाहिए? अपने को ओवरऑल ड्राई मैटर फुलफिल करना है। अगर अपने को अपन ने अपनी बकरियों की आदत डाली हुई वो एक टाइम में पूरा खा लेती है तो बहुत अच्छी बात है, और आधा आधा अगर आप कर सकें, होता नहीं है। बेसिकली मैन पावर बढ़ जाती है 2 टाइम की फीडिंग में। बकरियों में क्या होता है कि सूखला और ये जो ड्राई फॉडर है उनको और ग्रीन फॉडर को अलग से डाल दिया जाता है, बाकी कॉन्सेंट्रेट वाला जो पार्ट है वो एक टाइम ही खिलाया जाता है। यही होता है जनरली। मैं तो आपको बोल के जाऊँ कि भैया 2 बार खिलाओ, 3 बार खिलाओ या इस तरीके से, तो आप कर नहीं पाएंगे वो चीज, है ना। तो जो है उस प्रैक्टिकल बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे हमारे ज्यादा मैक्सिमम बिल्कुल खिला सकते हैं, फ्रेश खिलाना बस। वही मैंने बोला ना कि फर्स्ट अपन ने क्या बोला था, नहीं डालना है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा उसमें मोटा चोकर अगर गेहूं का, अगर चोकर नहीं, आप भूसे की बात करें या चोकर की बात, ब्रांड की बात करें, भूसे की आपको नहीं खिलाना। तो अपने को मूंगफली का आता है, आपके पास में आपको गेहूं का आता है, आपके पास में ग्वार का आता है, मेथी का आता है, ये सारा कुछ भी खिला सकते हैं। चोकर मतलब छिलके? चोकर अलग चीज है और भूसा अलग चीज है। गेहूं का जब आटा निकले, यानी गेहूं का जो छिलका होता है और उसका चोकर आता है तो वो छोटे छोटे दाने से आते हैं, उसके बिल्कुल छिलके टाइप आते हैं, उसको चोकर बोला जाता है। ब्रान
वो मील से मिलते हैं वो मील से मिलते हैं और कट्टे के कट्टे आते हैं। और जब जो गेहूं का भूसा होता है वो गेहूं की फसल जब निकालते हैं थ्रेशर से, जो बचा हुआ होता है उससे वो बनता है, खाकला बोलते हैं। तो खाकला बोलते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आप गाय भैंसों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि 10-15 मिनट? आशा करता हूं कि मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा। नहीं किया? चलो, गाय भैंसों में एक खास करके ध्यान रखना, और बकरियों में भी, सभी में, ब्याने से पहले और ब्याने के बाद, ठीक है? एक चीज बताइए, ये सारा सेगमेंट है रूमिनेंट का सेगमेंट। ब्याने से पहले इनको आप लोग बाटा खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं? कॉन्सेंट्रेट खिलाते हैं? कौन सा खिलाते हैं? कुछ अलग खिलाते हैं या नॉर्मल जो चल रहा है वही खिलाते हैं? जो गुड़ वगैरह नॉर्मल जो दूध देने वाली गाय भैंस है और नॉर्मल